हेलो एवरीवन, माय नेम इज जितेंद्र चौधरी एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू दिस सेशन जहां पे हम लोग करने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 14 जिसका टाइटल है मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर। देखिए, ये बात हमें पहले से ही पता है कि जो हमारे ओशियंस होते हैं ना, उनका वाटर बिल्कुल भी कांस्टेंट मतलब स्टैटिक नहीं होता है। वो काफी डायनामिक होता है और उसके अंदर बहुत सारी मूवमेंट्स होती रहती हैं। वो स्टैटिक नहीं होता है। और अगर आप ध्यान से अगर आप वर्ल्ड मैप को देखोगे ना, तो एक चीज आपको नजर आएगी कि जितने भी हमारे यहाँ पे ओशंस हैं, पैसिफिक है, अटलांटिक है, इंडियन ओशन है, वो सभी के सभी ओशंस आपस में जुड़े हुए हैं। और क्योंकि ओशन के वाटर में लगातार मूवमेंट होती रहती है, मिक्सिंग होती रहती है, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि वर्ल्ड का जो ओशियानिक सर्कुलेशन है वो काफी डायनामिक है, वो स्टैटिक नहीं है। और दोस्तों, इस मिक्सिंग की वजह से क्या होता है, एक्चुअली इस मिक्सिंग का पर्पस क्या है? इस मिक्सिंग का पर्पस होता है ट्रांसफर ऑफ हीट। देखिए, हमें सभी को पहले से ही पता है कि 40 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री साउथ के बीच वाला जो एरिया होता है ना, ये हीट सरप्लस होता है। और इससे ऊपर वाला जो एरिया होता है वो हीट डेफिसिट होता है। अगर हीट ट्रांसफर नहीं होगी तो ये जो सरप्लस एरिया है, यहां पे टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई हो सकता है, और जो डेफिसिट एरिया यहां पे टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो हो सकता है, जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती। तो जो नेचर है ना, जो नेचर है, इसने इतना बढ़िया सिस्टम बना रखा है ना कि भैया तुम्हारे पास सरप्लस है, आप डेफिसिट में चले जाओ, तो हीट ट्रांसफर होता रहता है। यह हीट ट्रांसफर कई तरीके से होता है, हमारी विंड की वजह से भी होता है। तो जो हम लोगों ने वर्ल्ड प्रेशर सिस्टम पढ़ा था, जो ईस्टर्ली वेस्टर्ली ईस्टर्ली विंड्स पढ़ी थी, उसका भी पर्पस होता है हीट को ट्रांसफर करना। जो हमारे एयर मासेस होते हैं वो भी तो लगातार मोशन में रहते हैं, वो भी हीट को ट्रांसफर करते हैं। हमारे जो ओशंस होते हैं वो भी हीट को ट्रांसफर करते हैं थ्रू ओशन करंट्स। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? उसके अलावा जो हमारे कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो भी तो लगातार मोशन में होते हैं, है ना? वो भी तो लगातार मोशन में होते हैं, उनकी पोजीशन भी तो चेंज होती रहती है ना? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो कॉन्टिनेंट्स के थ्रू भी हीट ट्रांसफर होती है, लेकिन वो जो हीट ट्रांसफर होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्लो होती है, तो उसको हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। विंड वाला पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मूवमेंट्स ऑफ ओशन। हमारे ओशंस के अंदर कौन कौन से तरह की मूवमेंट होती है। दोस्तों, यहाँ पे दो तरह की मूवमेंट होती है। एक मूवमेंट होती है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, और दूसरी मूवमेंट होती है यहाँ पे वर्टिकल। वर्टिकल मूवमेंट का मतलब होता है कि अप टू ना, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अप एंड डाउन मूवमेंट होती है। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि ईस्ट वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट, ये इस तरह की मूवमेंट का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट बोलते हो बेसिकली। तो दो तरह की मूवमेंट होती हैं। जब हम लोग वर्टिकल मूवमेंट्स की बात करते हैं तो हम यहाँ पे टाइड्स की बात करते हैं। ज्वार भाटा का नाम तो सबने सुना होगा, दिस इज अ वर्टिकल मूवमेंट। जब हम लोग हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की बात करते हैं, हम यहां पे वेव्स की बात करते हैं, ठीक है? हम यहां पे ओशन करंट्स की बात करते हैं। तो आज इस चैप्टर में हम लोग इन्हीं मूवमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भैया इन मूवमेंट्स का रोल क्या होता है, कौन कौन से फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस मूवमेंट के लिए, इसका काम क्या होता है, क्या इनका मैकेनिज्म होता है, और इनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आप इस चैप्टर में ये सारी चीजें सीखने वाले हो, तो अपनी नोटबुक, अपने कॉपी पेन साथ में लेके बैठें। जो चीज मैं आपको बताता रहूंगा साथ के साथ उसको नोट डाउन भी करते रहें। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो इस क्लास के बाद में एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। और मैं तो ऐसे ही आपको हमेशा सजेशन करता ही हूं कि पहले आप अपनी पीडीएफ पढ़ें। पीडीएफ पढ़ने के बाद जब आप इस क्लास को देखोगे तो आपके इसमें से ज्यादा आउटपुट नजर आएगा। चलिए सीधा करते हैं काम की बात, ज्यादा करते नहीं है डिले। देखिए, वही तो शुरू शुरू में वही बड़ी बड़ी बातें कह रहा है जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि हमारा जो वो डायनेमिक होता है ना, टेम्परेचर, सैलिनिटी, डेंसिटी, ये लगातार चेंज होती रहती हैं। सन और मून वगैरह की जो अट्रैक्शन होती है उससे भी फर्क पड़ता है, जिसको हम लोग आज टाइड में पढ़ेंगे। विंड लगातार आपस में मोशन करती रहती हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो तरह के मोशन होते हैं। हॉरिजॉन्टल मोशन में हम लोग ओशन करंट की बात करते हैं और वेव्स की बात करते हैं। वर्टिकल मोशन में हम लोग यहाँ पे टाइड्स की बात करने वाले हैं। उसके अलावा एक वर्टिकल मोशन और भी होता है, जैसे जो बहुत ठंडा पानी होता है या फिर जिसकी सैलिनिटी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, वो क्या करता है, वो बॉटम की तरफ सिंक हो जाता है। और जो वाटर लेस डेंस होता है तो ऊपर की तरफ आ जाता है, जिसे हम लोग अप वेलिंग बोलते हैं। तो अप वेलिंग और डाउन वेलिंग ये दोनों भी वर्टिकल मूवमेंट होते हैं, लेकिन उसको इस चैप्टर में हम लोग कवर नहीं करेंगे, उसकी ज्यादा हमें यहाँ पे जरूरत है नहीं। चलिए आगे बोलता है,
The ocean currents are the continuous flow of the huge amount of the water in a definite direction while the waves are the horizontal motion of the water। मैं आपको बताऊंगा कि ये ओशन करंट क्या होता है। ओशन देखिए करंट क्या होता है ना, करंट ओशन करंट्स आर नथिंग दोस्तों बट दे आर द रिवर्स इन द ओशियंस। जैसे रिवर्स लैंड के ऊपर होती है ना, इसी तरह की रिवर्स आपके ओशन के अंदर भी फ्लो करती है। जो काम यहाँ पे रिवर्स करती हैं वही काम वहां पे वो भी करता है लगभग लगभग। देखिए ज्यादा तो हम थोड़ा आगे डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन हल्का सा मैंने आपको आइडिया दे दिया है। कहता है वाटर इन द वेव्स डज नॉट मूव। आप किसी गांव से बिलोंग करते होंगे, किसी शहर से बिलोंग करते होंगे, या आपने कोई तालाब वगैरह देखा होगा। उस तालाब के कभी सरफेस को ध्यान से देखना, उसके अंदर छोटी छोटी सी वेव्स होती हैं, बड़ी वेव नहीं होती हैं, हल्का हल्का सा वेव होता है। उसका जो सरफेस होता है वो उसके अंदर हल्की सी मूवमेंट होती रहती है, पानी इस तरह से जिगजैग इस तरह से चलता रहता है जिसे हम लोग वेव्स कहते हैं। उसके ऊपर जो है ना, आप कभी कोई पेपर या कोई हल्का लकड़ी का टुकड़ा फेंक के देखना, आपको ये रियलाइज होगा कि वो लकड़ी का टुकड़ा वहीं पे पड़ा हुआ है, वो आगे मूव कर ही नहीं रहा है। इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि वेव्स जो हैं वो मूव नहीं करती हैं। वेव्स हमें सिर्फ दिखाई देती हैं। वेव्स एक्चुअल में वाटर का मूवमेंट नहीं होता है। वेव्स सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है। अगर वेव्स खुद मूव करती तो भैया वो तो किनारे को तोड़ के बाहर निकल जाती, क्योंकि मूवमेंट तो लगातार हो रही है। बट ऐसा नहीं होता, वेव्स कभी भी मूव नहीं करती हैं, ठीक है। वो सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है। वो थोड़ा सा हम लोग वेव के बारे में आगे पढ़ेंगे ही, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग सन और मून, जो सूर्य होता है जो चंद्रमा होता है, इसकी अट्रैक्शन भी अर्थ के इंपैक्ट करती है, मोशन को इंपैक्ट करती है ओशंस के, जिसे हम लोग टाइड्स कहते हैं, ठीक है, ज्वार भाटा कहते हैं। इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपनी वेव से, ठीक है। तरंगे कह सकते हो या कुछ और हिंदी का जो वर्ड होता है उसको आप कह सकते हो, ठीक है। कहता है वेव्स आर एक्चुअली द एनर्जी नॉट द वाटर एज सच। देखिए जो बात मैंने आपको पहले बोली इसने सेंटेंस में इसको क्लियर कर दिया कि वेव्स जो है ना वो कोई वाटर की मूवमेंट एज सच नहीं होती है, वो सिर्फ एनर्जी की मूवमेंट होती है, ठीक है। वेव पार्टिकल्स ओनली ट्रेवल इन अ स्मॉल सर्कल एज अ वेव पासिस। इसका मतलब क्या है? आप जो है इसको थोड़ा सा आप इस चीज से समझिए कि जो हमारी वेव्स होती है ना, जैसे ये हमारा वाटर है और ये हमारी वेव्स हैं, इस तरह से हमारी जो वेव्स होती है ना दोस्तों, वो इस तरह से सर्कुलर पाथ में फ्लो करती हैं। तो यानी कि हमारे जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं। नीचे आपको दिखाई नहीं देता लेकिन ऊपर आपको दिखाई देता है। तो अगर आप इसको कंप्लीट करोगे ना तो इस तरह का सर्कल नजर आता है आपको, और ऊपर जो है वो विंड चल रही होती है इस तरह से। विंड ही तो फोर्स क्रिएट करती है, तभी तो वेव बनती है ना। विंड जो है वो लगातार फ्रिक्शन क्रिएट करती है आउटर सरफेस के साथ, जिस फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है और वेव का रूप धारण कर लेती है। अब आप यहाँ पे एक चीज देखिए, जो सर्कुलर मोशन होता है आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे पानी मूव नहीं कर रहा है। ये वाले जो पार्टिकल होते हैं, पहली वेव वाले जो पार्टिकल होते हैं सर्कल वाले, ये दूसरी वाली सर्कल को सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। ये दूसरे वाले तीसरे को करते हैं, तीसरे वाले चौथे को करते हैं। इस तरह से आपको एक वेव जो है वो मूवमेंट करती हुई नजर आती है, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, देखिए ये सर्कल यहाँ पे बना रखा है इसने, वो इस तरह से सर्कल में हम फ्लो करते हैं रादर देन वेव, ठीक है। तो एक पार्टिकल दूसरे को एनर्जी देगा, दूसरा पार्टिकल तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को देगा, और इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है। इसलिए कहा जाता है कि वेव जो है वो एनर्जी ट्रांसफर होती है, इट इज नॉट अ वाटर एज सच। और वेव को एनर्जी कहां से मिलती है? एनर्जी मिलती है विंड से, एनर्जी मिलती है विंड से, ठीक है। और कहता है कि ये एनर्जी जो है ना वो धीरे धीरे कहां ट्रांसफर हो जाती है? शोर लाइन में, यानी कि आपके कोस्टल एरिया में ट्रांसफर हो जाती है। तो जो एनर्जी आपके ओशन में 200-300 किलोमीटर के पीछे चली है, वो धीरे धीरे आपकी कोस्ट लाइन में ट्रांसफर हो जाती है, और वो जितना ज्यादा कोस्ट के पास जाती है वो वेव उतनी ही स्ट्रॉन्ग आपको वहां पे नजर आने लगती है, क्योंकि वहां पे वेव ब्रेक हो जाती है। ये वेव ब्रेक क्या होता है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। कहता है द मोशन ऑफ द सरफेस वाटर सेल्डम अफेक्ट्स द स्टैग्नेंट डीप बॉटम। अब ये जो वेव्स होती है वो सरफेस के ऊपर चलती हैं, ये बॉटम वाले वाटर को डिस्टर्ब नहीं करती हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये कॉलम है हमारा, तो ये ऊपर की तरफ चलती हैं इस तरह से, नीचे वाले वाटर को डिस्टर्ब नहीं करती हैं, ठीक है, क्योंकि उसको उससे कोई मतलब नहीं है। एज लॉन्ग एज वहां पे कोई अर्थक्वेक ना गया हो तब तो ठीक है, वो बॉटम वाला भी डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन नॉर्मल सिनेरियो में बॉटम वाला बिल्कुल भी यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं होता है। और ये क्रिएट कैसे होती हैं? फ्रिक्शन की वजह से होती हैं।
बिटवीन द डायनेमिक वाटर एंड द सी फ्लोर, है ना, फ्रिक्शन भी वहां पे होता है। कहता है व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर इज लेस देन द वेवलेंथ ऑफ द वेव ब्रेक्स। द लार्जेस्ट वेव्स आर फाउंड इन द ओपन ओशियंस एंड दे ग्रो लार्जर एंड लार्जर। इसका मतलब क्या है, देखिए थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ये इधर जो है ये हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया है, ठीक है, ऐसे मान सकते हो आप। और ये हमारा जो है इधर वाटर एरिया है ना, ये हमारा ओशन है और ये हमारा इधर कॉन्टिनेंट है। आप इस तरह से मान सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा अगर इसको और करना चाहो तो आप एक इस तरह से भी कर सकते हो, थोड़ा सा और शांत कर सकते हो इसको, ठीक है, जेंटल कर सकते हो। अब यहाँ पे जो है वो आपकी वेव चल रही हैं इस तरह से, इस तरह से वेव चल रही हैं, ठीक है। थोड़ा और बड़ा लेना है तो आप इसको बड़ा भी ले सकते हो। इस तरह से यहाँ पे आपकी वेव चल रही है। अब होता क्या है, ये है इस वेव का पूरा मोशन, है ना, ये है इस वेव का पूरा मोशन। अब आप एक चीज देखिए, जैसे जैसे ये वेव्स जैसे जैसे ये वेव्स आगे बढ़ती रहती हैं कोस्ट की तरफ, डेप्थ जो है ना वो कम हो रही है। और जैसे जैसे डेप्थ कम हो रही है, ये वेव जो है अपना पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं कर पाती है, ठीक है। तो ये जो वेव लेंथ होती है, ठीक है, ये आपकी जो वेव की वेव लेंथ होती है, अगर वो वेव लेंथ इस डेप्थ से कम हो जाती है तो इसका मतलब सर्कल कंप्लीट नहीं हो पाता। और जब सर्कल कंप्लीट नहीं होता है ना तो वेव ब्रेक हो जाती है। वेव ब्रेक होने का मतलब ये है क्योंकि ये बॉटम में अपने सर्कल को कंप्लीट नहीं कर पाती है तो पानी पाइलअप हो जाता है, ऊपर की तरफ पाइलअप हो जाता है, जिसकी वजह से इस तरह से वेव का पानी ब्रेक हो जाता है। और अगर आप कोस्ट पे खड़े हो तो आपको वो वेव बड़ी नजर आती है, लेकिन अगर आप डीप ओशन में हो, अगर आप जहाज लेके वहां पे गए हो तो आपको वेव नजर नहीं आएगी, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। क्यों डिस्टर्ब नहीं करेगी? क्योंकि भैया उसका सर्कल कंप्लीट हो रहा है। लेकिन अगर उसका सर्कल कंप्लीट नहीं होगा तो वेव ब्रेक इसको बोलते हैं। और जब वेव ब्रेक होती है तो वो वर्टिकली राइज करती है, इसे कहते हैं वेव ब्रेक। इसीलिए अगर आप कोस्टल एरिया में हो और वेव ब्रेक हो जाती है तो वहां पे आपको बड़ी बड़ी वेव्स नजर आती है, ठीक है। तो यही इस पूरी बात का मतलब है। तो मैंने थोड़ा सा आपको एग्जांपल के साथ समझा दिया, आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा। कहता है मोस्ट ऑफ द वेव्स आर कोज्ड बाय द विंड ड्राइविंग अगेंस्ट द वाटर। वो तो फ्रिक्शन वाली बात हम लोगों ने कर ही ली है। कहता है व्हेन द ब्रीज ऑफ द टू नोट्स और द लेस ब्लो ओवर काम वाटर स्मूथ रिपल्स फॉर्म। तो जब आपकी जो विंड चलती है उसकी स्पीड जब 2 नोट या उससे कम होती है तो हल्का फुल्का डिस्टरबेंस होता है, लेकिन अगर वो 2 नोट से ज्यादा होती है तो बड़ी बड़ी वेव्स चलती हैं, बड़ी बड़ी वेव्स चलती हैं, ठीक है। उसके अलावा कहता है कि जो बड़ी वेव्स होती है ना, उनका जो वेव का साइज होता है और उसकी जो शेप होती है, ये उसके ओरिजिन के बारे में भी आपको बता देती है, वो कहां से ओरिजिनेट हुई है। अगर कोई वेव बहुत बड़ी होती है, अगर वो वर्टिकली बहुत काफी हाई होती हैं, इसका मतलब ये है कि वो वेव्स काफी यंग होती हैं और वो लोकल विंड की वजह से ओरिजिनेट हुई हैं, जो कोस्टल एरिया में काफी भारी भरकम जो है हवाएं चलती हैं उसकी वजह से ओरिजिनेट होती हैं। लेकिन जो स्लो वेव्स होती हैं, हल्की वेव्स होती हैं और जो काफी कांस्टेंट होती हैं, स्टेडी होती हैं, इसका मतलब ये है कि वो काफी दूर से आई हैं। वो भैया दूसरे हेमिस्फीयर से भी आ सकती हैं। देखिए सारे के सारे ओशियन तो आपस में रिलेटेड ही होते हैं ना, आपस में इंटरेक्टेड होते हैं। मान लो यहाँ पे कैलिफोर्निया में कोई वेव आ रही है और वो हल्की वेव है, छोटी वेव है और कांस्टेंट आ रही है, इसका मतलब यह है कि वो सदर्न हेमिस्फीयर में भी ओरिजिनेट हो सकती है। तो वो जर्नी को ट्रेवल करते हुए कैलिफोर्निया पहुंची है, तो लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करती है, ठीक है। तो कहता है द मैक्सिमम वेव हाइट इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द विंड। जितनी ज्यादा विंड की स्ट्रेंथ होगी उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेव होगी, इतनी ही ज्यादा उसकी वेव हाइट होगी, है ना। तो वेव हाइट आप समझ ही गए होंगे कि ये हमारी वेव होती है और ये हमारी वेव हाइट होती है, ठीक है। तो वेव ट्रैवल बिकॉज द विंड पुशेज एंड ऑल दैट, वो सारी चीजें होगी। अब यहाँ पे ग्रेविटी का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ग्रेविटी हमेशा क्या करती है, उसको अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करती है। देखिए थोड़ा सा आपको मैं अलग से बताता हूं ये ग्रेविटी वाले कॉन्सेप्ट को। देखिए वेव तो इस तरह से चलती है ना। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वेव का और एक नीचे वाला हिस्सा होता है वेव का। ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं क्रेस्ट और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं ट्रफ, और ये आपका जो है मिडिल पॉइंट आ गया। अब एक चीज आप समझिए कि जो क्रेस्ट होती है, ये ग्रेविटी जैसे जैसे ये क्रेस्ट ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी इसको नीचे पुल करने की कोशिश करेगा, है ना। तो ग्रेविटी इसको नीचे पुल करेगा और इसकी हाइट को कम कर देगा। और जैसे ही क्रेस्ट नीचे आएगी, ये किसको पुश करेगी, ये ट्रफ को पुश करेगी और ट्रफ ऊपर चला जाएगा।
और जब ट्रफ ऊपर जाएगा तो फिर से वो क्रेस्ट बन जाएगा और फिर से वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा। तो ये जो क्रेस्ट और ट्रफ होते हैं ना, वो एक दूसरे को लगातार पुश करते रहते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, और इसकी वजह से आपकी वेव जो है वो ट्रांसफर होती रहती है। तो क्रेस्ट वेव बन जाता है, वेव क्रेस्ट बन जाता है, फिर से वो सॉरी क्रेस्ट जो है ट्रफ बन जाता है, ट्रफ क्रेस्ट बन जाता है, और इस तरह से आपकी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती रहती है। यही इसने इस पूरे कॉन्सेप्ट में बताया है। क्रेस्ट इज फॉलिंग एंड ट्रफ इज राइजिंग। तो जब क्रेस्ट फॉल होता है तो क्रस्ट राइज करता है, दोबारा से जब क्रेस्ट फॉल करता है तो फिर से आपका ट्रफ राइज करता है। तो इस तरह से वो वेव आपकी आगे की तरफ बढ़ती रहती है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी एज वेल। तो यहां पे दोस्तों कई सारे चीजें एक साथ काम कर रही हैं। यहां पे आपकी ग्रेविटी भी काम कर रही है, यहां पे आपकी विंड भी काम कर रही है। ठीक है, कई सारी चीजें यहाँ पे काम करती हैं। तो वही कहता है कि वो नई पोजीशन ले लेता है, क्रेस्ट जो है नई पोजीशन ले लेता है, ट्रफ नई पोजीशन ले लेता है, और वेव जो है वो सर्कुलर होती हैं, उसी बारे में वहाँ पे बात कर रहा है। वेव के रिगार्डिंग कई छोटी छोटी टर्म इसने यहाँ पे बताई है, जैसे वेव हाइट क्या होता है, वेव एम्पलीट्यूड क्या होता है, वन हाफ ऑफ द वेव इज हाइट। जैसे ये हमारी वेव होती है ना, तो ये हमारी पूरी वेव हाइट होती है यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका जो हाफ होता है वो आपका वो जो है वेव एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, कहता है वेव पीरियड क्या होता है ना, क्रेस्ट के बीच में और ट्रफ के बीच में जो फिक्स पॉइंट होता है उसे आप जो है वेव पीरियड कहते हो। वेवलेंथ क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट। जैसे ये है हमारा ना, तो ये एक हमारी क्रेस्ट है, एक क्रेस्ट ये है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है दिस इज कॉल्ड योर वेवलेंथ, राइट। वेव स्पीड क्या होता है, वेव फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक सेकंड में कितनी वेव ट्रेवल कर रही है, उसे आप लोग वेव फ्रीक्वेंसी कहते हो। तो ये छोटी छोटी टर्म है वेव को लेके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, कभी पूछा नहीं गया है सारी की सारी चीज़ें, बट थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको इन चीज़ों के बारे में है ना आइडिया होना चाहिए। वो सारा वो जो है पर्पस है इस चैप्टर का। खैर आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं टाइड्स की। ये एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू वेव्स। ठीक है, देखिए टाइड का मतलब होता है ज्वार और भाटा। दोस्तों वेव जो है वो एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, टाइड जो है वो एक वर्टिकल मूवमेंट है। तो होता क्या है कि ओशंस का वाटर दिन में एक या दो बार वो राइज करता है, ऊपर की तरफ आता है, और फिर वो नीचे की तरफ आता है, एक बार फॉल करता है। तो इस राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द वाटर, इसी को कहा जाता है टाइड्स, जिसे हम लोग ज्वार और भाटा भी कहते हैं। ऊपर आता है तो ज्वार, नीचे होता है तो भाटा। ठीक है, इसे हम लोग टाइड्स भी कहते हैं। कहता है द पीरियोडिकल, पीरियोडिक का मतलब एक के बाद एक, पहले फिर वो रिपीट होता रहता है, पीरियोडिकली रिपीट होता रहता है। राइज एंड द फॉल ऑफ द सी लेवल वंस और ट्वाइस अ डे, एक बार भी हो सकता है, दो बार भी हो सकता है, कहीं कहीं जगह पे वो एक दो से ज्यादा बार भी हो सकता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड द मून। सन जैसे भैया ग्रेविटी तो हर चीज के अंदर होती है, तो जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी है सबकी ग्रेविटी होती है। तो हम लोग चांद को पुल कर रहे हैं, चांद हमें पुल कर रहा है, हम लोग सन को पुल कर रहे हैं, सन हमें पुल कर रहा है। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, उसकी डेंसिटी कितनी है, उसकी उतनी ही ज्यादा फिर ग्रेविटी होती है। लेकिन चांद भी तो अर्थ को पुल कर रहा है ना, तभी तो इंटरलॉकिंग हो गई है। चांद के बीच में और अर्थ के बीच में इंटरलॉकिंग हो गई है बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल पुल, और उस इंटरलॉकिंग की वजह से ही हमें सिर्फ चांद का एक हिस्सा दिखाई देता है, क्योंकि अर्थ ने उसको लॉक कर लिया है। अर्थ उसको रोटेट ही, मतलब इस तरह से रोटेट ही नहीं होने देता, उसको हमने लॉक करके पकड़ लिया है। तो अर्थ की जितनी रोटेशनल स्पीड होती है, उस भाई की उतनी ही रेवोल्यूशन स्पीड होती है चांद की, उसको पकड़ लिया हम लोगों ने, है ना। इसे इंटरलॉकिंग कहते हैं बेसिकली। तो सन और मून, इन दोनों के अट्रैक्शन की वजह से हमारा जो ओशन होता है उसका वाटर एक बार राइज करता है और एक बार फॉल करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टाइड कहते हैं। मूवमेंट ऑफ द वाटर कोज्ड बाय द मेटीरियोलॉजिकल इफेक्ट्स, विंड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज आर कॉल्ड द सर्जेस। ठीक है, जब बहुत ज्यादा विंड चल रही होती है तो कई बार समंदर का पानी वो अंदर लैंड के अंदर भी घुस जाता है, लेकिन उसमें टाइड का ज्यादा रोल नहीं होता है, उसमें विंड की स्पीड का ज्यादा रोल होता है, जिसे हम लोग सर्ज कहते हैं। तो सर्ज को टाइड से कंफ्यूज मत करना, सर्ज इज अ डिफरेंट थिंग। जब साइक्लोन आता है तब भी सर्ज होता है, जब बहुत तेज हवाएं चल रही होती हैं नॉर्मल से ज्यादा, तब भी सर्ज हो सकता है। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन सर्जेस एंड द टाइड्स। टाइड्स इज अ पीरियोडिकल फिनोमिना, लेकिन सर्ज वो पीरियोडिकल फिनोमिना नहीं है, कभी आता है कभी नहीं आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि द मून ग्रेविटेशनल पुल, अब देखिए थोड़ा सा मुझे आपको ये समझाना पड़ेगा पहले अलग से डायग्राम में। एक बार डायग्राम में आपने समझ लिया तो ये चीज़ आपको वैसे ही समझ में आ जाएंगी। देखिए इसको मैं हमेशा की तरह कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। ठीक है, खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, आप सभी लोग अपने नोटबुक में ओपन कर लीजिए, खुद से बनाएंगे इसको हम लोग सब। ठीक है, जैसे भैया ये होती है हमारी अर्थ, ठीक है, ये हमारी अर्थ होती है, और यहाँ है ये हमारा चंदा मामा।
ठीक है, मून। अब देखिए, ये मून जो है वो अर्थ को लगातार अपनी तरफ पुल कर रहा है, अर्थ भी कर रही है, ठीक है, लेकिन मून के ऊपर वाटर तो है नहीं, वाटर तो अर्थ के ऊपर है। अब एक चीज को समझिए कि वाटर को अपनी तरफ पुल करना ज्यादा आसान है रादर देन द लैंड। लैंड तो एकदम रिजिड हो गई है ना, वो तो एकदम सॉलिड है। कोशिश तो वो पूरी अर्थ को पुल करने की कर रहा है, लेकिन अर्थ के ऊपर वाटर भी तो है, वाटर फ्लेक्सिबल है, वाटर को आराम से वो पुल कर सकता है। तो जब ये मून वाटर को अपनी तरफ पुल करता है तो यहां पे एक तरह का बल्ज बन जाता है, मतलब ज्यादातर वाटर जो है वो इस तरफ इकट्ठा हो जाता है ए साइड में। मैं इसको ए साइड का नाम दे देता हूं, ठीक है, बल्ज बन जाता है, एक्स्ट्रा वाटर यहां पे इकट्ठा हो जाता है। अब वो एक्स्ट्रा वाटर आएगा कहां से, वो आपको सोचने की बात है, क्योंकि सारे के सारे ओशन आपस में मिले हुए हैं। तो भैया कहीं पे अगर वाटर सरप्लस होगा तो इसका मतलब कहीं से तो आया होगा, जहां से आया होगा वहां पे वाटर डेफिसिट हो जाएगा, वहां पे वाटर लेवल कम हो जाएगा, और जहां पे वो इकट्ठा हुआ है यहां पे वाटर लेवल राइज हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब ये बन गए यहां पे बल्ज। अब यू वेरी वेल नो कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रही है, और जब अर्थ या कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपने एक्सिस पे रोटेट करता है तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा सेंटर से बाहर की तरफ होता है, ठीक है। अगर आप कभी पार्क वगैरह में गए हो तो पार्क में होते नहीं वो घूमने वाले जो लगे रहते हैं पार्क में, उससे कभी एज के ऊपर खड़े होकर देखना और उसको घुमा के देखना। जब वो घूमने लगता है तो अपना हाथ को छोड़ के देखना, जैसे ही अपना हाथ छोड़ोगे ना आप बहुत दूर जाके गिरोगे। उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, जो कि सेंटर से बाहर की तरफ लगता है। एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी होता है जो सेंटर की तरफ लगता है। तो यहां पे क्या होता है, अर्थ क्योंकि अपनी एक्सिस पे घूम रही है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी यहां पे लगेगा। अब मून की ग्रेविटी ने क्या किया, ए पॉइंट पे ग्रेविटेशन पुल लगाया, जिसकी वजह से यहां पे बल्ज बन गया। अब ए पॉइंट के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा है, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन यहां पे कौन डोमिनेट करता है, यहां पे ग्रेविटी डोमिनेट कर रही है रादर देन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन दूसरी तरफ क्या होगा, बी पॉइंट पे, इस ए पॉइंट पे जो बल्ज बना है इसको बैलेंस करने के लिए अर्थ जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाती है दूसरी तरफ भी। इस तरफ बी पॉइंट के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा डोमिनेट करता है। तो ए साइड में जो बल्ज बना था ये वाला, इसको बैलेंस करने के लिए इक्वल अमाउंट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है बी साइड में। तो यहां पे हमारे दो बल्ज बन गए, एक बल्ज बना ए साइड में, एक बल्ज बना बी साइड में। जहां पे बल्ज बनता है इसे कहते हैं हाई टाइड। यहां पे वाटर लेवल राइज हो जाता है। तो यहां पे जो एक्स्ट्रा वाटर आया है ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे, ये एक्स्ट्रा वाटर कहां से आया, ये आया है सी पॉइंट से और डी पॉइंट से, सी पॉइंट से और डी पॉइंट से। तो इसका मतलब सी और डी पे क्या होगा, वाटर का लेवल फॉल हो जाएगा। ए और बी पे क्या होगा, वाटर का लेवल राइज हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। तो ए और बी पे होगा हाई टाइड, सी और डी पे होगा लो टाइड। इस तरह से पूरा खेल चलता है, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। तो ये बल्ज वाला पूरा खेल होता है। तो यहाँ पे दो तीन फोर्स काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपका एक तो ग्रेविटेशनल पुल जो है वो काम कर रहा है, और एक आपका जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है। हम यहाँ पे मून का एग्जांपल लिया है, अभी के लिए हम लोगों ने मून के एग्जांपल से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सी और डी पे होगा लो टाइड, ए और बी पे होगा हाई टाइड। ये आपको समझ में आ गया। अब ये मून हमेशा यहां तो नहीं खड़ा रहेगा भैया, ये मून तो इस तरह से चलेगा, है ना, इस तरह से चलेगा। तो जब मून यहां पे जाएगा तो सी और डी पे हाई टाइड होगा, ए और बी पे लो टाइड होगा। ये जब मून दोबारा से यहां पे आएगा तब क्या होगा, दोबारा से फिर से ए और बी के ऊपर हाई टाइड होगा, सी और डी के ऊपर लो टाइड होगा। ये मून जब दोबारा यहां पे आएगा तो फिर से सी और डी के ऊपर हाई टाइड होगा, ए और बी के ऊपर लो टाइड होगा। तो वो डिपेंड करता है आपकी मून की पोजीशन के ऊपर, आपकी मून की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। और हमारी जो अर्थ होती है ना वो 24 आवर्स में क्या करती है, रोटेशन करती है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप ए पॉइंट के ऊपर खड़े हो तो दोबारा से आपको ए पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे आने के लिए 24 घंटे लग जाते हैं। तो मान लो आप रात के 12 बजे यहां पे हो, सुबह 6 बजे यहां पे होगे, सुबह 6 बजे यहां पे होगे, दोपहर को 12 बजे यहां पे होगे, शाम को 6 बजे यहां पे आओगे, और फिर से रात को 12 बजे ए पॉइंट के ऊपर आके खड़े हो जाओगे।
तो ये ए पॉइंट लगातार मूव करता है। जब ए पॉइंट यहां पे होता है, इसी पोजीशन में होता है, मैं रेड कलर से ले लेता हूं इसको। जब ए पॉइंट, सॉरी रेड कलर से ले लेता हूं, जब ए पॉइंट यहां पे होता है तो आपको फील होता है हाई टाइड। जब आप चले जाते हो घूम के यहां पे 6 घंटे के बाद आपको लो टाइड फील होता है। उसके 6 घंटे के बाद जब बी पे चले जाते हो तो आपको फिर से हाई टाइड फील होगा। उसके 6 घंटे के बाद फिर से आप डी पॉइंट पे आओगे, आपको लो टाइड फील होगा। तो वो डिपेंड करता है कि आप कहां पे हो। और क्योंकि अर्थ रोटेट करती है तो ये पूरे के पूरे प्लेस भी जो है रोटेट करते हैं, अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। मान लो ए पॉइंट जो है ये इंडिया में है, यहाँ पे है इंडिया, 6 घंटे बाद इंडिया यहाँ चला जाएगा, 6 बाद यहाँ पे चला जाएगा, 6 घंटे बाद, 6 घंटे बाद यहाँ पे चला जाएगा। तो हर 6 घंटे के बाद आपको हाई टाइड और लो टाइड फील होता है। तो जनरली 24 घंटे में आपको 2 बार हाई टाइड फील होगा और 2 बार लो टाइड फील होगा, क्योंकि अर्थ पूरे जो है 24 घंटे के अंदर घूमती है। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो यही होता है दोस्तों पूरा कॉन्सेप्ट आपके हाई टाइड का और लो टाइड का। ठीक है, तो यहाँ पे जो मून है वो ग्रेविटेशनल पुल जो है एक्सर्ट करता है, इसके रिएक्शन में यहाँ पे जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। ठीक है, तो वो बल्ज बन जाता है। ठीक है, वो बल्ज बन जाता है। आप यहाँ पे क्लियरली छोटा सा यहाँ पे ये आप देख सकते हो। ठीक है, एक छोटा सा एनिमेशन है, इस तरह से चीजें काम करती हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पे सन को कंसिडर नहीं किया है। ठीक है, थोड़ी देर में सन को भी कंसिडर करेंगे, उसकी पोजीशन की वजह से टाइप्स ऑफ टाइप्स भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको मून से शायद ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मून जब अब यहाँ पे एक चीज आपको ये समझने की बात है कि जो मून का ग्रेविटेशन पुल होता है ना, वो सन के ग्रेविटेशन पुल से ज्यादा होता है। अब ये समझो कि सर ये कैसे हुआ? ये होता है डिस्टेंस की वजह से। मून हमारे से सिर्फ 15 लाख किलोमीटर दूर है और सन भैया हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर है। और ये तो आर गेटिंग दिस पॉइंट ना? तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सन हमसे, और सन और चांद मेरे ख्याल से हमसे 3 लाख, ओनली 3 लाख किलोमीटर दूर है। तो ये छोटा जरूर है, लेकिन डिस्टेंस कम होने की वजह से इसका ग्रेविटेशन पुल ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू सन। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने मून वाला कॉन्सेप्ट किया, तो वही सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे उसने बता रखी है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उसको ग्रेविटी को बैलेंस करता है, ग्रेविटेशनल पुल लगता है। वही छोटी छोटी चीजें जो मैंने आपको बताया है वही सारी की सारी इसके अंदर लिखी हुई हैं। ठीक है, तो कहता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ नियरेस्ट द मून, मून के सबसे पास में क्या होता है, पुल और द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द मून इज ग्रेटर देन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब मून वाली साइड में ग्रेविटेशन पुल डोमिनेट करता है, अपोजिट साइड में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डोमिनेट करता है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो नेट रिजल्ट होता है उसकी वजह से सेकंड बल्ज बनता है। तो दोनों साइड में बल्ज बन जाता है। एक साइड में बल्ज बनता है मून की वजह से, दूसरे साइड में बल्ज बनता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, जिसकी वजह से आपको क्या फील होता है, हाई टाइड, है ना? ये दो तरफ हाई टाइड आता है और यहाँ पे लो टाइड आता है। यही है आपका पूरे टाइड का खेल। यही है आपके पूरे टाइड का खेल। ठीक है, चलिए आगे कहता है द टाइडल बल्ज ऑन द वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्व्स हैव ग्रेटर हाइट्स। ठीक है, जितनी ज्यादा कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाइड होगी उतनी ही स्ट्रॉन्ग वहां पे टाइड्स आएंगी। ठीक है, ये बात ये बोल रहा है। कहता है शेप ऑफ द बेस, यानी कि जो जैसे बे ऑफ बंगाल है ना, इसकी जो शेप होती है वहां पे जो एस्चुरीज होती हैं, इनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि टाइड की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, टाइड की इंटेंसिटी क्या होगी। अगर फनल शेप बे है, फनल इस तरह से बनता है ना, ये फनल है, तो अगर फनल शेप है तो इसका मतलब वहां पे टाइड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और अगर वो फनल शेप नहीं है, काफी ब्रॉड है, तो वहां पे टाइड जो है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो बेस वगैरह में जो टाइड्स आती हैं इनको बेसिकली आप टाइडल करंट्स बोलते हो, क्योंकि थोड़े से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उसका नाम हम लोगों ने चेंज करके टाइडल करंट कर दिया है। बेसिकली वो है टाइड ही। ठीक है, तो कनाडा में जो एक बे ऑफ फंडी है भैया, बहुत ज्यादा हाई टाइड्स वहां पे आती हैं। 240 सेंटीमीटर 1 आवर के अंदर ही उसका वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है। 15 से 16 मीटर ऊंची टाइड बल्ज वहां पे आते हैं, तो काफी ज्यादा है, 15 टू 16 मीटर, समझ रहे हो? तो ये जगह जो है आप थोड़ा सा नाम इसका याद कर लेना कि हाईएस्ट जो टाइड्स आती हैं दैट इज इन द बे ऑफ फंडी, कनाडा के अंदर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टाइड्स के बारे में। ठीक है, तो अगर हम लोग टाइम के हिसाब से देखें तो एक टाइड होती है, एक होती है हमारी सेमी डायूरिनल। सेमी डायूरिनल, सेमी डायूरिनल का मतलब ये होता है कि वैसी टाइड जो टू, मतलब दिन में 2 हाई टाइड आती हैं, 2 लो टाइड आती हैं, उसे हम लोग सेमी डायूरिनल कहते हैं। और इन जो दोनों की जो हाई टाइड और लो टाइड होती है उनकी हाइट भी सेम होती है। एक आती है डायूरिनल। डायूरिनल का मतलब होता है कि एक हाई टाइड होती है और एक लो टाइड होती है। दिन में 2 ही बार आती हैं, एक बार हाई टाइड, एक बार लो टाइड। ठीक है, और इनकी जो हाइट होती है वो भी सेम होती है। एक होती है आपके पास मिक्स टाइड होती है, मतलब यहाँ पे
जो हाई टाइड होती है, जो लो टाइड होती है, उनकी हाइट जो है वो इक्वल नहीं होती है, चेंज होती रहती है। कभी हाई टाइड ज़्यादा ज़्यादा आ जाती है, अगली बार हाई टाइड थोड़ी सी कम आ जाती है। इसे हम लोग मिक्स टाइड कहते हैं। बेसिकली यूएसए के वेस्टर्न कोस्ट पे इस तरह की टाइड्स आपको नजर आती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी एंड ऑल दैट। अब बात करते हैं सन और मून, इनकी पोजीशन के हिसाब से टाइड्स किस तरह से चेंज होती हैं, जो काफी इंटरेस्टिंग है। अब ये बात हमें पहले से ही पता है कि सन और मून ये दोनों ही ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट करते हैं अर्थ के ऊपर। अभी जो हम लोगों ने एग्जांपल किया था वो हम लोगों ने मून वाला एग्जांपल किया था। अब हम यहाँ पे सन को भी कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अब अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो एक समय ऐसा आता है जब अर्थ, मून और सन आपस में एक ही लाइन में होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग पोजीशन होती है वो। ठीक है, ये देखिए, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा मून है और ये हमारा सन है, तीनों एक ही लाइन में है। अब ग्रेविटेशनल पुल जो है वो मून का भी होगा और सन का भी होगा। इसका मतलब यहां पे जो बल्ज बनेगा वो काफी बड़ा बनेगा, क्योंकि दो दो ग्रेविटेशन पुल लग रहे हैं। इस बल्ज को बैलेंस करने के लिए अपोजिट साइड में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो भी स्ट्रॉन्ग लगेगा, है ना। इसका मतलब बल्ज जो है वो नॉर्मल से ज्यादा बड़े बनते हैं। इसका मतलब जो हाई टाइड होते हैं वो नॉर्मल से ज्यादा हाई होती है, और जो लो टाइड होती है वो नॉर्मल से ज्यादा कम होती है। ये स्पेशल टाइप की टाइड होती है, जिसे हम लोग स्प्रिंग टाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड का मतलब होता है कि जब सन, मून और अर्थ एक ही लाइन में होते हैं। और ये पोजीशन कब आती है? महीने में 2 बार आती है। एक आती है न्यू मून के समय में और एक आती है फुल मून के समय में। मतलब अमावस्या और पूर्णिमा, 2 दिन ये कंडीशन आती है। और जब ये दोनों दिन कंडीशन आती है तो आपकी जो हाई टाइड होती है वो ज्यादा हाई होती है, जो लो टाइड होती है वो ज्यादा लो होती है नॉर्मल के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थोड़े से एक्स्ट्रा होते हैं। दिस इज कॉल्ड योर स्प्रिंग टाइड। लेकिन एक पोजीशन ऐसी होती है दोस्तों, जब आपके मून और सन पैरेलल ना होके परपेंडिकुलर होते हैं। यहां पे होता है आपका मून, ये होती है हमारी अर्थ, और यहां पे होता है आपका सन। ये देखिए, तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इस पोजीशन में क्या होगा? इस पोजीशन में थोड़ा सा चीजें अपोजिट होती हैं। कैसे? अब मून अर्थ के इस साइड में, अर्थ के इस साइड में मून ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है, तो यहां पे बल्ज बनाने की कोशिश कर रहा है इस साइड में, और बनेगा भी, क्योंकि मून का ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बनेगा तो जरूर, लेकिन भैया यहां पे जो सन है ना, ये इस बल्ज को कम कर देगा, क्योंकि इस साइड में, सॉरी, क्योंकि इस साइड में मून भी एक ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है जहां पे लो टाइड बनती थी। ठीक है, तो पानी थोड़ा सा यहां पे खींचेगा तो यहां पे थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसका मतलब इस पोजीशन में जो हाई टाइड होती हैं वो नॉर्मल से कम हाई होंगी, और जो लो टाइड होती हैं वो नॉर्मल से थोड़ी कम लो होंगी, क्योंकि ये दोनों ग्रेविटेशनल पुल अपोजिट साइड में लग रहे हैं। मतलब ये इसको यहां पे एक्सर्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन सन उसके इंपैक्ट को थोड़ा सा कम कर देगा। तो हाई जो बल्ज यहां पे बनता था वो थोड़ा सा छोटा बनेगा। ये परपेंडिकुलर पोजीशन में होता है। या तो सन, मून जब यहां पे होगा और जब मून यहां पे होगा। ठीक है, इस तरह से होता है। तो जब न्यू मून होता है तो न्यू मून के 7 दिन के बाद ये पोजीशन आती है, और जब फुल मून होता है तो 7 दिन के बाद ये पोजीशन आती है। तो ठीक है, तो पहले पूर्णिमा और पूर्णिमा होगी, पूर्णिमा के बाद ये वाली पोजीशन होगी, अमावस्या होगी, अमावस्या के बाद ये वाली पोजीशन होगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो न्यू मून, जिसे हम लोग अमावस्या बोलते हैं, अमावस्या की काली रात होती है, तो अमावस्या की काली रात को होगी स्प्रिंग टाइड।
अमावस्या के 7 दिन के बाद होती है नीप टाइड, जिसे हम लोग नीप टाइड बोलते हैं। नीप टाइड में आपकी हाई टाइड और लो टाइड की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होती है। उसके 7 दिन के बाद बनता है फुल मून, जिसे हम लोग पूर्णिमा बोलते हैं। पूर्णिमा के 7 दिन के बाद फिर से नीप टाइड होता है। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे 2 नीप टाइड होती हैं, 2 स्प्रिंग टाइड होती हैं। तो ये पोजीशन थोड़ी सी आपको यहाँ पे याद कर लेनी है, ठीक है। तो स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड के बारे में ही पूरा ज्ञान जो है इसने यहाँ पे दिया हुआ है, नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड, ठीक है। आप इसको यहाँ पे समझ सकते हो। तो जब स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो स्प्रिंग टाइड होता है, जब अपोजिट साइड में होते हैं मतलब परपेंडिकुलर होते हैं राइट एंगल पे तो नीप टाइड होती है। ये 2 चीजें होगी जो आपकी टाइड को इंपैक्ट करती हैं। इसके अलावा 2 चीजें और ऐसी होती हैं जो हमारी टाइड्स को इंपैक्ट करती हैं। क्या? ग्रेविटी डिपेंड करती है डिस्टेंस के ऊपर। जितना ज्यादा बॉडीज में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना ही ग्रेविटेशन पुल भी कमजोर होता चला जाता है। और ये हमें पहले से ही पता है कि अर्थ के बीच में और सन के बीच में, इवन अर्थ के बीच में और मून के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता। डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता, ये पता है ना सबको पहले से, राइट। तो क्योंकि एलिप्टिकल पाथ होता है तो इस तरह से चलता है। तो एक समय ऐसा आता है जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है और एक समय ऐसा आता है जब डिस्टेंस काफी कम होता है, मून के बीच में और अर्थ के बीच में। जब डिस्टेंस मैक्सिमम होता है तो इसे बोलते हैं अपोजी, और जब डिस्टेंस लोवेस्ट होता है इसे बोलते हैं पेरिजी। क्या बोलते हैं? पेरिजी। ए का मतलब होता है अवे, तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो। पी का मतलब होता है पास पास, पास पास मतलब काफी क्लोज। तो अब सोचो क्या होगा अपोजी के समय में, जब मून और सन के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम होगा उस समय में ग्रेविटेशन पुल थोड़ा सा कमजोर होगा। और जो क्योंकि ग्रेविटेशन पुल थोड़ा सा कमजोर है इसलिए बल्ज भी थोड़ा सा कमजोर बनेगा। इसका मतलब हाई टाइड जो है वो नॉर्मल से थोड़ी सी कम बनेंगी। यही तो मतलब होता है ना। अब पेरिजी के समय में क्या होगा, क्योंकि नाउ मून इज क्लोजर टू द अर्थ, इसका मतलब जो ग्रेविटेशन पुल होगा दैट वुड बी लिटिल बिट स्ट्रोंगर देन द नॉर्मल। और जब ग्रेविटेशन पुल थोड़ा सा स्ट्रोंग होगा इसका मतलब बल्ज भी थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बनेगा। और बल्ज जब बड़ा बनेगा इसका मतलब आपकी जो हाई टाइड है वो नॉर्मल से थोड़ी सी स्ट्रोंग होंगी। यही इसका मतलब होता है, ठीक है। अब ये जो पोजीशन है ये सिर्फ और सिर्फ मून पे ही लागू नहीं होती है, ये थोड़ी सी सन के ऊपर भी लागू होती है। क्योंकि यहाँ पे भैया हमारे सन है और ये हमारी अर्थ है। अर्थ भी तो सन के चारों तरफ चक्कर काटती है एलिप्टिकल पाथ में। तो जब सन के बीच में और अर्थ के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मतलब मिनिमम डिस्टेंस होता है तो कहते हैं इसे पेरिहीलियन। और जब मैक्सिमम डिस्टेंस होता है इसे कहते हैं अपीहीलियन। ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, है ना। तो अपीहीलियन के समय में सन का ग्रेविटेशन पुल थोड़ा सा कमजोर होगा, जिसकी वजह से बल्ज जो है वो थोड़ा सा कमजोर बनेगा और हाई टाइड थोड़ी सी कम होगी। लेकिन पेरिहीलियन के समय में जब वो क्लोजेस्ट होते हैं 3 जनवरी के आसपास, ठीक है, जब स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे तो ग्रेविटेशन पुल थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो पुल भी थोड़ा सा ज्यादा होगा, बल्ज थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो ये जो पेरिजी और अपोजी, पेरिहीलियन, अपीहीलियन वाला कॉन्सेप्ट है, इसकी वजह से भी आपकी जो टाइड्स होती हैं वो काफी इन्फ्लुएंस्ड होती हैं, ठीक है। चलिए उसके बारे में ये पूरी बात यहाँ पे कर रहा है। चलिए अब कहता है इंपॉर्टेंस क्या है टाइड्स की। टाइड्स की इंपॉर्टेंस क्या है, इस तरह का क्वेश्चन जो है आपसे डेफिनेटली एग्जाम में पूछ सकता है। वो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द टाइड्स, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइड्स। मेंस में इस तरह का क्वेश्चन वो डेफिनेटली आपसे पूछ सकता है। तो क्या बताओगे क्या डिफरेंस होता है? देखिए पहली बात तो ये है कि जो टाइड्स होती हैं दोस्तों वो काफी प्रिडिक्टेबल होती हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो सन और मून की पोजीशन के हिसाब से जो है चलती हैं, और सन की और मून की पोजीशन हमें पहले से पता होती है। इसका मतलब हमें पहले ही एडवांस में पता चल जाएगा कि किस समय हाई टाइड आएगी, किस समय लो टाइड आएगी। तो हमारे जो नेविगेटर्स होते हैं, जो फिशरमैन होते हैं, जो मछली वछली पकड़ने जाते हैं, ठीक है, उनको अंदाजा लग जाता है कि कब समंदर का पानी राइज करेगा, कब फॉल करेगा। उनको बड़ा बेनिफिट होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, उनकी जो नौकाएं होती हैं, जो नाव होती हैं, शिप्स जो होते हैं छोटे छोटे, जब हाई टाइड आता है तो समंदर के अंदर लेके चले जाते हैं, ठीक है। अपोजिट भी हो सकता है, जब अगर आपकी जो कोस्ट है अगर वो बहुत शैलो होती है तो डेफिनेटली शिप वहां पे नहीं आ पाएंगे। अब शिप को आने के लिए तो डेप्थ चाहिए, तो जब हाई टाइड होगा तो वो वापिस आ सकते हैं, क्योंकि शिप जो है वो किनारे तक आ सकते हैं। लेकिन लो टाइड में जो आपके शिप्स होते हैं वो किनारे तक नहीं आ पाते हैं, क्योंकि पानी पीछे की तरफ चला जाता है ना, एज सिंपल एज दैट। तो आपके जो नेविगेटर्स होते हैं, जो फिशरमैन होते हैं, वो इसका काफी यूज करते हैं। तो मछली वगैरह पकड़ने जाते हैं तो लो टाइड में जाते हैं, जब वापस आते हैं तो हाई टाइड में आते हैं, क्योंकि शिप्स वगैरह इजीली आ सकते हैं, ठीक है। वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे बात कर रहा है।
उसके अलावा जो सेडिमेंट्स की डिसिल्टेशन होती है वो भी टाइड की वजह से होती है। भैया जो सेडिमेंट्स जो है फालतू के जो सिल्टेशन हो जाती है तो लो टाइड की वजह से और हाई टाइड की वजह से वो भी यहाँ पे लगातार मेंटेन रहती है। उसके अलावा जो पोल्यूटेड वाटर होता है जो कोस्टल एरिया में, जब हाई टाइड आती है तो जब मतलब लो टाइड आती है तो पानी पीछे की तरफ चला जाता है, तो आपके जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो भी कोस्टल एरिया से दूर चले जाते हैं, है ना। उसके अलावा टाइड्स का हम लोग यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। टरबाइन्स वगैरह को चलाने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, वो फॉलिंग एंड द राइजिंग ऑफ द वाटर। इंडिया में भी सुंदरबन में जो है दुर्गादूनी में एक 3 मेगावाट का टाइडल पावर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, एक एक्सपेरिमेंटल के पर्पस पे लगाया जा रहा है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि इससे हम लोग अपनी बिजली की जरूरतें पूरी कर सकते हैं, नहीं नहीं, ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए ही बनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये होगी हमारी दो मूवमेंट, एक मूवमेंट होगी हमारी वेव्स, दूसरी मूवमेंट होगी हमारी टाइड्स। थोड़ा सा मैंने फास्ट करवाया है क्योंकि अदरवाइज तो टाइड्स वाला जो टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन वो हम लोग अभी एनसीईआरटी में नहीं पढ़ेंगे, इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप क्लासरूम प्रोग्राम वगैरह में हम लोग शुरू करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको मैं पर्सपेक्टिव वहाँ पे डेफिनेटली दूंगा, ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ओशन करंट्स। ओशन करंट भी दोस्तों एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है। ओशन करंट क्या होते हैं? ओशन करंट्स आर नथिंग बट द रिवर्स इन द ओशंस विच हैव अ डेफिनेट डायरेक्शन एंड वेलोसिटी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ओशन करंट जो है वो बिल्कुल नदियों के जैसे होते हैं जो समंदर के अंदर बहती हैं, जिनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी होती है, उसे हम लोग कहते हैं ओशन करंट्स। अब ओशन करंट के क्यों चलते हैं ओशन करंट, कौन से फोर्स होते हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? दो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक होता है प्राइमरी फोर्स जो उसको इनिशिएट करता है, और एक होता है सेकेंडरी फोर्स जो उसके फ्लो को इन्फ्लुएंस करता है, मतलब उसकी डायरेक्शन वगैरह को या फ्लो को इन्फ्लुएंस करता है। एक प्राइमरी फोर्स होता है जिसकी वजह से वो इनिशिएट होता है, वो चलना शुरू करता है, ठीक है। तो प्राइमरी फोर्स की अगर हम लोग बात करें, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? हीटिंग बाय द सोलर एनर्जी, ये प्राइमरी फोर्स होता है। देखिए, फिर से डायग्राम आपको बना के दिखाना पड़ेगा मुझे, ठीक है, थोड़ा सा समझना आप इस चीज़ को। तो या जैसे मान लो ये हमारी कोई वाटर बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे जो है वो पानी है। अब थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर की हम लोग बात कर रहे हैं, और आप सभी को पता है कि अर्थ के ऊपर जो इंसोलेशन होती है वो भी यूनिफॉर्म तो कांस्टेंट तो नहीं होती, कम या ज़्यादा होती है। अब मान के चलिए कि यहाँ पे इंसोलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है। इंसुलेशन मतलब यहाँ पे जो ओशन वाटर है वो थोड़ा सा गर्म होगा, और यहाँ पे इंसुलेशन कम है तो मतलब वो ठंडा होगा। तो जहां पे वाटर गर्म होगा मतलब वहां पे एक्सपैंड करेगा, एक्सपैंड करेगा मतलब वो थोड़ा सा राइज करेगा, तो यहाँ पे वाटर लेवल जो है थोड़ा सा हाई होता है। और जहां पे वाटर ठंडा होता है, कोल्ड होता है, वहां पे श्रिंक करता है, श्रिंक करता है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे वाटर के लेवल की डेंसिटी ज्यादा होती है, वो थोड़ा सा नीचे की तरफ चला जाता है। तो जिसकी वजह से पॉइंट ए के बीच में और पॉइंट बी के बीच में एक ग्रेडियंट डिवेलप हो जाता है इस तरह से। और आपको पहले ही पता है कि पानी हमेशा हाई ग्रेडियंट से लो ग्रेडियंट की तरफ चलता है, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ चलता है, तो पानी जो है यहां से यहां चलना शुरू कर देता है। ये सारा खेल है टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर भी एक प्राइमरी फोर्स होता है जिसकी वजह से आपके ओशन करंट्स चलना शुरू होते हैं। अगर मान लो आप इक्वेटर पे हो और ये पोल्स पे है, पोल्स और इक्वेटर पे कम से कम 8 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है, जो सुनने में आपको काफी कम नजर आ रहा है, लेकिन उस काफी होता है ये ओशन करंट को इनिशिएट करने के लिए। 8 सेंटीमीटर इज ऑल्सो एनफ, ठीक है। चलिए, क्योंकि इक्वेटर पे टेम्परेचर ज्यादा होता है तो एक्सपेंशन होती है, पोल्स पे जो है टेम्परेचर कम होता है तो एक्सपेंशन नहीं होती है। तो ये तो हो गया आपका जो है हीटिंग बाय द सोलर एनर्जी। एक होता है आपका विंड, विंड भी यही काम करता है लगभग लगभग। देखिए, अब मान लो विंड जो है वो यहां से यहां चल रही है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, डायग्राम में इसी को सेम को कंसिडर कर लूंगा। अब मान लो जो है विंड जो है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ चल रही है, इस तरह से विंड चल रही है काफी तेज। प्रीवेलिंग विंड की आप बात करते हो, तो विंड क्या करेंगी? विंड अपने साथ वाटर को लेके जाएंगी, उसको ड्रैग करेंगी, और ड्रैग करके उसको यहां पे जाके डिपॉजिट कर देंगी। तो जहां पे वाटर को डिपॉजिट किया जाएगा तो वहां पे वाटर का लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है, और जहां से वाटर को ड्रैग किया जाएगा वहां पे वाटर का लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है। फिर से स्लोप क्रिएट हो गया, और जब स्लोप क्रिएट होता है तो वाटर जो है वो इस डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है। इससे भी जो है आपका ओशन करंट चलते हैं। डायग्राम में आपको थोड़ा सा दिखाता हूं, देखिए क्या होता है, ठीक है, ये देखिए आप, तो यहां पे चलती हैं दोस्तों ईस्टर्ली विंड्स। तो ये ईस्टर्ली विंड क्या करती हैं,
जो आपका अफ्रीकन कोस्ट होता है यहां से वाटर को ड्रैग करके लेके जाती हैं और उसको ब्राजीलियन कोस्ट पे जाके डिपॉजिट कर देती हैं, जिसकी वजह से ब्राजीलियन कोस्ट के ऊपर वाटर का लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है और यहाँ पे वाटर का लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है। तो उस चक्कर में एक हल्का सा वाटर का करंट अपोजिट साइड में चलना शुरू हो जाता है, जिसे आप काउंटर इक्वेटोरियल करंट कहते हो। देखिए, स्लोप की बात है ना, जब स्लोप आएगा तो वो चलेगा। एक हमारे यहाँ पे ग्रेविटी है, ग्रेविटी वाला भी मैंने आपको बता दिया है ना। तो ग्रेविटी की वजह से भी जो है यही होता है, ग्रेविटी जहाँ पे ज्यादा होगी तो पुलिंग थोड़ी ज्यादा होगी, ग्रेविटी कम होगी तो पुलिंग थोड़ी सी कम होगी, तो उसकी वजह से जो है स्लोप यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। फिर क्योंकि ये जो सारी चीजें वो ग्रेविटी की वजह से तो होती है ना, स्लोप पे जो है पानी ऊपर से नीचे क्यों आता है, ग्रेविटी की वजह से ही तो आता है। फिर आपका आता है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या करता है, वो वेलोसिटी को चेंज नहीं करता, वो डायरेक्शन को चेंज करता है। हालांकि कोरियोलिस फोर्स वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ज्यादा अगर वेलोसिटी होगी तो कोरियोलिस फोर्स स्ट्रांग होता है, कम वेलोसिटी होगी तो कोरियोलिस फोर्स जो है कमजोर होता है। इक्वेटर के ऊपर कोरियोलिस फोर्स नहीं होता, पोल्स के ऊपर कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम होता है। कोरियोलिस फोर्स क्या करता है, कोरियोलिस फोर्स नदर्न हेमिस्फीयर में मूवमेंट को राइट साइड की तरफ डिफ्लेक्ट करता है और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड की तरफ डिफ्लेक्ट करता है। ये चीज ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने कोरियोलिस फोर्स क्लाइमेटोलॉजी में अच्छे से पढ़ा था। तो भैया जब आपके ओशन करंट जब थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो क्या आपको लगता है उसके ऊपर कोरियोलिस फोर्स नहीं लगेगा? 110% लगेगा। और वो ओशन करंट भी राइट साइड की तरफ डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए एग्जांपल आपको देता हूं, डायग्राम दिखा देता हूँ आपको तो आप समझ जाओगे यहां से, ठीक है। देखिए थोड़ा सा ब्लर है, अभी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज आप समझिए कि ये जो हमारा अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन में आपकी गल्फ स्ट्रीम होती है जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट होती है। अब ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर की यात्रा पे चलती हैं, तो क्या यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स नहीं लगेगा? 110% लगेगा। और ये क्या है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो फोर्स लगता है वो राइट साइड की तरफ लगता है। तो इसका मतलब यहां से ओशन करंट जो है वो राइट साइड की तरफ डिफ्लेक्ट होता है और फाइनली ये एक इसका पार्ट बन जाता है। राइट साइड की तरफ डिफ्लेक्शन है, ध्यान से देखो। दिस इज बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में देखोगे तो यहां पे डिफ्लेक्शन जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ है, आप क्लियरली देख सकते हो। दिस इज द इंपैक्ट ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। तो भैया कोरियोलिस फोर्स भी लगातार उसके ऊपर इंपैक्ट डालता रहता है। तो ये कुछ चीजें होती हैं जिसकी वजह से आपके जो है वो करंट चलते हैं, ठीक है। और ये जो सर्कल मैंने आपको बताया है, इसे बोलते हैं जायर। क्या बोलते हैं? जायर बोलते हैं, GYRE। इस सर्कुलर को जायर बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पे कई सारे जायर बनते हैं। एक जायर ये हो गया, एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है, ये होता है, एक इंडियन ओशन में होता है, ये होता है, ये होता है। तो 1 2 3 4 5 6 जो, ठीक है, और ये 7 जायर हमारे पास लगभग बनते हैं, ठीक है। तो आप उसको देख सकते हो। और कहीं जो है बुक में 5 जायर भी लिखे हुए हैं, वो इसको अलग एक ही कंसिडर करता है, पैसिफिक ओशन वाले को। आप भी कर सकते हो, एक यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, एक पूरा यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। तो फिर हमारे 1 2 3 4 5 मतलब 1 2 3 4 और 5 जायर हो जाते हैं, है ना। क्योंकि नॉर्थ इंडिया वाले में तो फिर जायर हो नहीं सकता क्योंकि ऊपर तो वो बंद है ना। तो इसे कहते हैं जायर। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पे समझ सकते हो। तो जो सर्कुलेशन करंट्स होते हैं वो जायर होते हैं। तो कोरियोलिस फोर्स वाला फैक्ट्रीज ने यहाँ पे बता रखा है। 8 सेंटीमीटर वाला लेवल जो आपको बताया था, विंड जो है वो पुश करती है वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पे, है ना। वो सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी इस तरह से बता चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा पैराग्राफ आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी ओशन करंट की जो है स्पीड के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। जो एवरेज स्पीड होती है ओशन करंट की वो 0.5 नॉट्स होती है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर स्पीड ज़्यादा होती है तो उसे हम लोग करंट कहते हैं, अगर थोड़ी सी कम होती है तो उसे हम लोग ड्रिफ्ट कहते हैं। वो अलग अलग नाम यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है, कोई ज़्यादा इसमें है नहीं समझने लायक। खैर, कहता है डिफरेंस इन द वाटर डेंसिटी अफेक्ट द वर्टिकल मोबिलिटी ऑफ द ओशन करंट, ठीक है। वर्टिकल मोबिलिटी ऑफ द ओशन करंट, वी वेरी वेल नो कि जो भैया जो डेंस वाटर होता है वो सिंक करता है और जो लाइट वाटर होता है वो राइज करता है ना। अप वेलिंग और डाउन वेलिंग की वो बात कर रहा है, ठीक है। तो समझ लीजिए आप कि मान लो ए पॉइंट के ऊपर जो है यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। पानी ठंडा है, सैलिनिटी ज़्यादा है। जब सैलिनिटी ज़्यादा होती है तो डेंसिटी भी ज़्यादा होती है और डेंस वाटर हमेशा सिंक करने की कोशिश करता है और वो सिंक होता भी है बॉटम की तरफ। लेकिन जहाँ पे बी पॉइंट के ऊपर सैलिनिटी कम है, ठीक है, और टेम्परेचर ज़्यादा है, तो मतलब यहाँ पे वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है और यहाँ पे वाटर जो है वो राइज करने की कोशिश करता है। तो इस तरह से आपका एक सर्कल बन जाता है, ठीक है।
सर्कल बन जाता है। और ये सर्कल दो तरह का होता है। एक सर्कल होता है जो बिल्कुल सरफेस के क्लोज होता है, और एक सर्कल होता है जो बिल्कुल डीप में जाके होता है। तो इसी तरह से हमारे पास दो टाइप के करंट पाए जाते हैं। एक एक वाले को बोलते हैं सरफेस करंट्स और एक को बोलते हैं डीप ओशन करंट्स। ठीक है, अगर डेप्थ के हिसाब से हम लोग बात करें तो इस तरह से दोस्तों आपकी सर्कुलेशन इसकी जो है करंट्स की शुरुआत होती है। तो डेंस वाटर जो है वो सिंक करता है, और जो लाइट वाटर होता है वो राइज करता है ना, जिसकी वजह से एक सर्कल हमारे यहाँ पे बन जाता है। अगर आप इसको वर्ल्ड में देखने की कोशिश करो, जो पोलर एरियाज होते हैं, पोलर एरिया में वाटर जो है डेंस होता है तो वो सिंक करेगा। इक्वेटर जो एरिया होता है, ट्रॉपिकल जो एरिया होते हैं, वहां पे वाटर जो है लाइट होता है तो वो राइज करेगा। तो इस तरह से सर्कुलेशन फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर, फ्रॉम इक्वेटर टू पोल एक बन जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ द टाइड्स। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, दो तरह के होते हैं हमारे पास। ठीक है, एक होते हैं हमारे पास सरफेस करंट्स और एक होते हैं हमारे पास डीप ओशन करंट्स, है ना, डीप वाटर करंट्स होते हैं। सरफेस करंट की जो 400 मीटर तक जो होते हैं वो सरफेस करंट्स होते हैं। जैसा कि ये ऊपर वाले जो आपको मैंने बताया, ये सर्कुलेशन होता है। ठीक है, ये वाला जो सर्कुलेशन होता है 400 मीटर तक, इसे बोलते हैं सरफेस करंट्स। और जो नीचे डीप वाले होते हैं, बिल्कुल बॉटम में जाके होते हैं, इसे बोलते हैं डीप वाटर करंट्स। जो हमारे जो ओशंस का जो वॉल्यूम होता है 90% तो जो है वो डीप वाटर्स ही होते हैं, और सिर्फ 10% ही जो है वो सरफेस वाटर कंसिडर करता है। और ये जो डीप वाटर होते हैं ये इतना फास्ट नहीं होते, बहुत स्लो होते हैं। हजारों साल लग जाते हैं भैया, एक कम से कम 1000 साल लग जाता है इस वाटर को ट्रैवल करके ऊपर तक आने में। ठीक है, 1000 साल लग जाता है लगभग। तो बहुत स्लो प्रोसेस होती है, इतना ज़्यादा हमें नज़र नहीं आता है, इसलिए है ना, इसको हम ज़्यादा पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते हैं। ज़्यादातर हम लोग यहाँ पे सरफेस करंट्स के बारे में ही बात करते हैं। तो जो हमारे दोस्तों सरफेस करंट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। अगर हम लोग टेम्परेचर के बेसिस पे उसको देखिए, डेप्थ के बेसिस पे डीप वाटर और सरफेस, अगर टेम्परेचर के बेसिस पे डिवाइड करेंगे तो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कोल्ड करंट्स और एक होते हैं वार्म करंट्स। कोल्ड करंट्स और वार्म करंट। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा करंट जो है वार्म है, कौन सा कोल्ड है? इसका तो बहुत सीधा सा आंसर है। अगर कोई करंट पोलर एरियाज में जनरेट होता है तो समझ लो वो हमेशा कोल्ड होगा, और अगर कोई करंट आपका इक्वेटर वाले रीजन में, ट्रॉपिक्स में अगर वो जनरेट होता है तो हमेशा वार्म होगा, क्योंकि वहां तो वार्म ही होगा, सीधी सी बात है। तो आपको बस उसका ओरिजिन पता करना है, ओरिजिन पता चल गया तो उसका नेचर आपको पता चल जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। अब बात करते हैं कुछ खास मेजर करंट्स के बारे में। डायग्राम में यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिखा रखा है। ठीक है, तो ये जो है वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट करंट्स होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये जो रेड कलर में आपको लाइनें नजर आ रही हैं, ये सारे के सारे आपके जो है वार्म करंट्स हैं। अगर आप इनके ओरिजिन देखोगे तो इनका ओरिजिन आपको इक्वेटर पे ही नजर आएगा। ये देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ओरिजिनेट होता है दोस्तों, ये है आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। अब आप समझोगे सर यहाँ पे क्यों जनरेट हुआ? क्योंकि भैया यहाँ से ट्रेड विंड चल रही हैं, और आपको ये पता है कि जो विंड जो होती हैं वो प्राइमरी फोर्स होती हैं करंट्स के लिए। तो जिस डायरेक्शन में विंड चलेंगी आपका वाटर भी उसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाता है। तो अटलांटिक ओशन का हम एग्जांपल लेके बाकी एग्जांपल भी धीरे धीरे समझ सकते हैं। तो अटलांटिक ओशन का अगर हम एग्जांपल ले तो यहाँ पे चलते हैं इक्वेटोरियल करंट्स। और जब ये इक्वेटोरियल करंट यानी कि जो वाटर होता है जो अफ्रीकन कोस्ट से ब्राजीलियन कोस्ट की तरफ आता है, तो वहां पे ये ब्राजील की कोस्ट से टकराता है। और जब ये ब्राजील की कोस्ट से टकराएगा तो इट विल बी बाइफरकेटेड इनटू टू ब्रांचेस। एक ब्रांच चली जाएगी आपकी नॉर्थ साइड में और एक ब्रांच चली जाएगी आपकी साउथ की साइड में। तो नॉर्थ वाली ब्रांच को जो हम लोग बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम, क्योंकि ये ब्रांच बाद में जाके गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाके चली जाती है, और इसे कहते हैं गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, क्या बोलते हैं? गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं। बाद में जो है गल्फ स्ट्रीम को जो है हम लोग नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। और देखिए जो है राइट साइड की तरफ डिफ्लेक्ट होने की कोशिश कर रही है बिकॉज ऑफ द कोरोलिस फोर्स। तो ये जो नॉर्थ गल्फ स्ट्रीम होती है, इसका एक पार्ट जो है वो साउथ की तरफ मुड़ जाता है, जिसे हम लोग कैनरी करंट कहते हैं, और दूसरा पार्ट जो है वो आगे की तरफ चला जाता है, निकल जाता है यहां से। ठीक है, वेस्टर्न यूरोप की तरफ चला जाता है, नॉर्वे की तरफ चला जाता है, और आगे भी चला जाता है। तो इसके ओरिजिन को पहचानिए। इसका ओरिजिन कहाँ है? इसका ओरिजिन है इक्वेटर के ऊपर, इसलिए इसको बोला जाता है वार्म करंट। लेकिन जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट को आगे हम लोग बोलते हैं कैनरी करंट। कैनरी करंट जो है दोस्तों वो कोल्ड करंट होता है। तो आपका जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट होता है, गल्फ स्ट्रीम होती है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट होती है, ये सब होती हैं आपकी
वार्म करंट्स। लेकिन जो आपका कैनरी करंट होता है ये होता है आपका कोल्ड करंट। अब आप ये समझ के देखिए एक बात को, ये जो कैनरी करंट आया है यह है ऊपर से, इसका मतलब ये कंपैरेटिवली ठंडा होता है। लेकिन जो वाटर यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वो तो काफी गर्म होता है, क्योंकि वो तो ट्रॉपिकल एरिया में बिलोंग करता है। लेकिन ये वाटर आया कहां से, थोड़ा सा ऊपर से आया है, थोड़ा ठंडा होके आया है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड करंट। ये है हमारा कोल्ड करंट, कैनरी करंट, और ये बाकी सारे हैं आपके वार्म करंट। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो ये है लैब्राडोर करंट। लैब्राडोर करंट क्योंकि पोलर रीजन में जनरेट हुआ है इसलिए ये आपका क्या है, कोल्ड करंट है। ये है आपका यहाँ पे ईस्टर्न ग्रीनलैंड करंट, ये भी आपका कोल्ड करंट होता है। तो ये जो आपका लैब्राडोर करंट होता है और ये आपका जो गल्फ स्ट्रीम होती है, दोनों आपस में जाके यहां पे मर्ज करती हैं। तो जहां पे वार्म करंट और कोल्ड करंट आपस में मर्ज करता है वहां पे फोगी कंडीशंस होती हैं, और जहां पे वार्म करंट और कोल्ड करंट आपस में मर्ज करते हैं, कन्वर्ज होते हैं, वहां पे क्या होता है, बड़ी शानदार कंडीशन होती है फिश की, फाइटोप्लैंक्टन्स के लिए और जू प्लैंक्टन्स के लिए। इसीलिए यहां पे जो है दुनिया के सबसे बड़ा जो है फिशिंग ग्राउंड पाया जाता है, जिसे न्यू फाउंडलैंड भी बोलते हैं, सबसे बड़े फिशिंग ग्राउंड्स, क्योंकि यहाँ पे करंट्स आपस में मर्ज होते हैं। तो ध्यान रखना, जहां पे करंट्स मर्ज होते हैं वहां पे फिश के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट जगह होती है। ठीक है, फोगी कंडीशन होती है लेकिन बड़ी शानदार कंडीशन होती है इनके लिए। ठीक है, उसी तरह का एग्जांपल जो है आप साउथ में भी देख सकते हो। तो ये जो आपकी इक्वेटोरियल करंट था, इसकी एक ब्रांच जो है वो साउथ में चली जाती है, जिसे ब्राजीलियन करंट कहते हैं। और यहां पे भी कोरियोलिस फोर्स लग रहा है, इसलिए ये भी जो है धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ मूव हो जाता है। और जब ये लेफ्ट की मूव होने की वजह से जब अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पे आता है यहाँ पे, तो इसे बोलते हैं बेंगुएला करंट। इसका नाम चेंज हो जाता है बेंगुएला करंट। तो जस्ट लाइक कैनरी करंट्स, बेंगुएला करंट इज ऑल्सो अ कोल्ड करंट। और ये फिर बाद में जो है पूरा साइकिल बनाता है इस तरह से, जैसे ऊपर वाला बनाता है नीचे वाला भी इस तरह से साइकिल बनाता है। ठीक है, ऊपर वाला बनाता है। तो ब्राजीलियन करंट का ओरिजिन कहाँ है, ओरिजिन है इक्वेटर पे, इसलिए ब्राजीलियन करंट इज योर वार्म करंट, इट इज योर वार्म करंट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। इसी तरह का एग्जांपल अब जो है पैसिफिक ओशन में भी ले सकते हो। ठीक है, तो पैसिफिक ओशन में भी जो है करंट वो इस तरह से चल रहे हैं। मैं ये जो है थोड़ा सा काउंटर इक्वेटोरियल करंट होता है, जो आपको मैंने बताया था कि अपोजिट साइड में चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है ना, और स्लोप क्रिएट हो जाता है। तो जस्ट लाइक योर अटलांटिक करंट, हमारे पैसिफिक ओशन में भी एक ब्रांच गल्फ स्ट्रीम की तरह नॉर्थ की तरफ चली जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कुरोशियो करंट कहते हैं। कुरोशियो करंट हमेशा वार्म करंट होगा, क्योंकि ये इक्वेटर से जो ओरिजिनेट हुआ है। जैसे आपका लैब्राडोर करंट हुआ था, उसी तरह से आपका ओयाशियो करंट भी होता है, जो ऊपर से ओरिजिनेट होता है। दैट इज वाई इट इज अ कोल्ड करंट। तो जो पोल से जनरेट होंगे दे वुड बी कोल्ड करंट, जो इक्वेटर से ओरिजिनेट होंगे दैट वुड बी वार्म करंट। ठीक है, तो यही आपका कुरोशियो करंट क्या होता है, बाद में जाके ये कैलिफोर्निया करंट का पार्ट बन जाता है ना, इट इज कॉल्ड कैलिफोर्निया करंट एंड इट इज अ कोल्ड करंट, इट इज अ कोल्ड करंट। ठीक है, अब देखिए, मैं थोड़ा सा आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे डेफिनेशन चेंज करता हूँ कि कोल्ड करंट को कैसे पहचाने और वार्म करंट को कैसे पहचाने। एक यूनिवर्सल रूल है। ठीक है, यूनिवर्सल रूल है, अगर कोई करंट पोल्स की तरफ जा रहा है, पोल्स की तरफ जा रहा है, तो वो जो है आपका वार्म करंट होगा। और अगर कोई करंट आपका इक्वेटर की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो वो आपका कोल्ड करंट होगा। ठीक है, तो अगर कोई करंट आपका इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा है तो वो आपका वार्म करंट होगा, और अगर कोई करंट पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहा है तो वो आपका कोल्ड करंट होगा। आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, कैलिफोर्निया करंट का एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे कैनरी करंट का एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे पेरुवियन करंट का एग्जांपल देख सकते हो, आप यहाँ पे बेंगुएला करंट का एग्जांपल देख सकते हो, आप यहाँ पे वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट का एग्जांपल दे सकते हो। ये सारे के सारे करंट जो है वो कोल्ड करंट हैं, और ये सारे के सारे करंट पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं, और तो क्योंकि वे इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं तो इसलिए वो कोल्ड होते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट को देख सकते हो, आप यहाँ पे क्यूरोशियो करंट को देख सकते हो, यहाँ पे ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट को देख सकते हो, आप एगुला करंट को देख सकते हो, ब्राजीलियन करंट को देख सकते हो। ये सारे के सारे करंट्स पोल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो पोल की तरफ जा रहे हैं इसलिए वो सब के सब जो है वार्म करंट है। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी नोटबुक के अंदर एक काम करना है, थोड़ा सा आपको मैं लाइक होमवर्क है ये, आपने अलग अलग ओशन के अंदर अलग अलग करंट्स को फाइंड आउट करना है कि वहां पे वार्म कौन सा है, कोल्ड कौन सा है। तो अटलांटिक ओशन आपका आ जाएगा, इंडियन ओशन आ जाएगा, पैसिफिक ओशन आ जाएगा। ठीक है,
नॉर्थ अटलांटिक के अंदर कौन से हैं, साउथ के अंदर कौन से हैं, नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक, ठीक है, नॉर्थ इंडियन ओशन, साउथ इंडियन ओशन। ये थोड़ा सा आपने एक होमवर्क करना है, एग्जाम में वो डायरेक्टली पूछ लेता है। बेंगुएला करंट के बारे में, अगुला करंट के बारे में, गल्फ स्ट्रीम के बारे में, कैलिफोर्निया करंट एंड ऑल दैट, वो सारी चीजें आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, चलिए ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो आपकी एनसीईआरटी के अंदर जो है वो इसने इन्हीं चीज़ों के बारे में बात की है। ठीक है, तो मेजर ओशन करंट के बारे में इसने जो बात की है, जो हम लोगों ने आपको बताया है। ठीक है, अब ये एनसीईआरटी में आपको कुछ खास इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। क्या दे रहा है? वो कहता है कि आपका जो ओशन सर्कुलेशन होता है, मतलब जो ओशन करंट्स होते हैं, वो आपकी जो प्रिवेलिंग विंड्स होती हैं, कोरियोलिस फोर्स होती हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके अलावा जो आपके ओशन करंट की जो डायरेक्शन होती है, मतलब जो हमारा ओशन का सर्कुलेशन होता है, वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, जो हम लोगों ने प्रेशर बेल्ट पढ़ी थी। इसका मतलब ये है कि हमारे जो ओशन करंट्स होते हैं, उनकी जो डायरेक्शन होती है वो प्रिवेलिंग विंड के अकॉर्डिंग होती है। आप डायग्राम में क्लियरली देख सकते हो। यहां पे जो हमारी नॉर्थ, ये जो इक्वेटोरियल करंट है, आप देख सकते हो क्लियरली। ठीक है, ये किसको फॉलो कर रहे हैं? ये हमारी ट्रेड विंड्स को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेड विंड भी जो है ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं, इसी वजह से ये करंट भी आपके ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं। आया कुछ समझ में? आया कुछ समझ में? अब बात करते हैं वेस्टर्लीज के बारे में। वेस्टर्लीज, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग प्रेशर बेल्ट पढ़ चुके हैं, तो आपको पता है वेस्टर्ली कहां से कहां चलती हैं। 30 डिग्री नॉर्थ से ऊपर 60 डिग्री के बीच में वेस्टर्ली विंड्स चलती हैं। और आप यहां पे क्लियरली देख सकते हो कि यहां पे आपको जो डायरेक्शन मिलती है करंट्स की, वो वेस्ट साइड की तरफ मिलती है। इसका मतलब आपके करंट जो है वो प्रिवेलिंग विंड्स को ही फॉलो करते हैं। तो जो डायरेक्शन प्रिवेलिंग विंड की होती है, वही डायरेक्शन आपकी ओशन करंट्स की भी होती है। ठीक है, वही बात इसने यहां पे बोली हुई है ज्यादातर। अब देखिए, इक्वेटर के ऊपर क्या होता है? इक्वेटर के ऊपर जो है लो प्रेशर होता है। 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ के ऊपर क्या होता है? हाई प्रेशर होता है। 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ के ऊपर क्या होता है? दोबारा से आपकी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट होती है। पोल्स के ऊपर क्या होता है? आपकी हाई प्रेशर बेल्ट होती है। हाई प्रेशर का मतलब होता है क्या? एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस। और लो प्रेशर का मतलब होता है साइक्लोनिक कंडीशंस, है ना? तो उसी के बारे में बात करें कि जो मिड लैटिट्यूड है, यहाँ पे एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस होती हैं, मतलब हाई प्रेशर होता है, जिसे हम लोग सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बोलते हैं, है ना? उसके बारे में ये बात कर रहा है। और जो हमारे लो प्रेशर बेल्ट होती हैं, जो हमारी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट होती है, जो इक्वेटर होता है, यहाँ पे साइक्लोनिक कंडीशंस होती हैं। मॉनसून का भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, मॉनसून का मतलब होता है कि जब आपकी सीजन में विंड जो है वो रिवर्स हो जाती हैं, तो जैसे जैसे विंड जो है रिवर्स होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारे ओशन करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स होती है। देखिए, थोड़ा सा आपको डायग्राम से ही समझाना पड़ेगा। देखिए, इसे मैं रिमूव कर देता हूं। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ पे रेड कलर ले लेता हूं मैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे यहाँ पे मॉनसून की। मॉनसून का मतलब होता है साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड्स, मतलब विंड जो है वो साउथ वेस्ट से इंडिया की तरफ चल रही हैं, इस तरह से चलती है ना। ये होती है विंड की डायरेक्शन मॉनसून के समय में। और आप क्लियरली देख सकते हो कि भैया यही डायरेक्शन जो है ओशन करंट की भी है, लेकिन ये सिर्फ समर में है, विंटर में नहीं है। तो समर में जो नॉर्थ इंडियन ओशन के अंदर जो करंट्स होते हैं, वो आपकी मॉनसून विंड की डायरेक्शन को ही फॉलो करते हैं। अब आप समझोगे सर विंटर में क्या होगा? लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंस इन द विंटर। विंटर के समय में जो विंटर मॉनसून होती है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, इस तरह से चलती है। और विंटर में जो नॉर्थ इंडियन ओशन के अंदर जो ओशन करंट्स होते हैं, इनकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। इनकी डायरेक्शन हो जाती है ये वाली डायरेक्शन हो जाती है। तो जैसे जैसे आपकी मॉनसून विंड होती है, उसी डायरेक्शन के हिसाब से आपके नॉर्थ इंडियन ओशन के अंदर करंट्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। ऑल ओवर द वर्ल्ड यही पैटर्न फॉलो किया जाता है। इंडिया में क्योंकि मानसून यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम लोगों ने मानसून का एग्जांपल इंडिया का ले लिया। तो इस दुनिया में दोस्तों जो जो विंड की डायरेक्शन होती है, ज्यादातर ओशन करंट्स आपके वही डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यही इस पॉइंट में इसने यहाँ पे बताया हुआ है कि मानसून वाला कोरियोलिस फोर्स तो मैंने आपको बता ही दिया, वो डायरेक्शन चेंज होती रहती है, राइट डायरेक्शन और द लाइफ डायरेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द विच हेमिस्फीयर इट इज, राइट।
अब ये ओशन करंट का काम क्या होता है? ओशन करंट का काम होता है ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम लो वन लैटिट्यूड टू द अनदर लैटिट्यूड। तो कोल्ड करंट क्या करते हैं? हीट को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर। वार्म करंट क्या करते हैं? हीट को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स। सो ओशन करंट इज अ वेरी इफेक्टिव एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर द ट्रांसफरिंग ऑफ द हीट ऑन अ ग्लोबल स्केल। ठीक है, चलिए उसके बारे में ये बात कर रहा है। अब कहता है कि भैया ओशन करंट के इफेक्ट क्या क्या होते हैं। देखिए ओशन करंट के बहुत इफेक्ट होते हैं। एक दो एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे दे देता हूँ, एग्जांपल से समझाता हूँ तो फिर आपको कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। देखिए इस डायग्राम को दोबारा से ध्यान से देखिए। इस डायग्राम में आपको एक चीज मिलेगी। अब देखिए मैं कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, ये है आपका कैनरी करंट जो कि एक कोल्ड करंट है। ये है आपका कैलिफोर्निया करंट जो कि एक कोल्ड करंट है। ये है आपका पेरुवियन करंट, ये भी एक कोल्ड करंट है। ठीक है, ये है आपका यहाँ पे वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट और ये है आपका बेंगुएला करंट। ये सब आपके कोल्ड करंट्स हैं, सब आपके कोल्ड करंट्स हैं। और ये जो लैटिट्यूड्स हैं ये सभी के सभी आपके जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैं, मतलब 30-35 डिग्री के आसपास आपको मिलते हैं। इनकी खास बात क्या है? इनमें आप नोटिस करिए एक चीज, इनकी खास बात यह है कि ये सारे के सारे कोल्ड करंट्स आपके कॉन्टिनेंट्स की वेस्टर्न साइड में है ना। इसका मतलब ये है कि जो कोल्ड करंट हैं जो लो लैटिट्यूड में होते हैं और मिड लैटिट्यूड्स में होते हैं वो आपके कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न साइड में होते हैं। कहां होते हैं? वेस्टर्न साइड में होते हैं। तो यही पॉइंट इसने यहां पे बताया कि पहली चीज तो ये हो गई। कहता है द वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स, वहां पे आपको कौन से करंट मिलते हैं? कोल्ड करंट मिलते हैं। इक्वेटर को छोड़ दो, इक्वेटर तो एक्सेप्शन है, ठीक है, उसको आप छोड़ सकते हो। और इन करंट्स के अंदर जो डायूरनल रेंज होती है, जो एनुअल रेंज होती है टेम्परेचर की, वो भी काफी कम होती है क्योंकि टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द ईयर जो है वो काफी हाई होता है, इसलिए ज्यादा करंट के बीच में वेरिएशंस होता नहीं है। उसके अलावा कहता है द वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन द मिडल एंड द हायर लैटिट्यूड। जब आप हायर लैटिट्यूड पे चले जाते हो, मतलब आप 45, 50, 60, 70 डिग्री पे चले जाते हो, उस समय क्या होता है? उस समय जो है आपके जो लैटिट्यूड्स होते हैं दे आर बॉर्डर्ड बाय द वार्म वाटर्स। समझने की जरूरत है आपको यहाँ पे, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब जो आपके लो लैटिट्यूड्स होते हैं इक्वेटर के आसपास और ट्रॉपिक्स में होते हैं, यहां पे वेस्ट साइड में कोल्ड करंट्स मिलते हैं, लेकिन जो हाई लैटिट्यूड्स होते हैं वहां पे वेस्ट साइड में वार्म करंट्स मिलते हैं। ठीक है, ये देखो ना एग्जांपल, ये देखो नॉर्वेजियन करंट हायर लैटिट्यूड है, वार्म करंट है ना। अब ये देखो नॉर्थ पैसिफिक करंट हायर लैटिट्यूड है, वार्म करंट है ना। अब ये देखिए यहां पे अलास्कन करंट। तो डिपेंडिंग अपॉन द लॉन्गिट्यूड, लोकेशन के हिसाब से उसका करैक्टर भी चेंज हो जाता है। लो लैटिट्यूड पे वेस्टर्न साइड में कोल्ड करंट, हाई लैटिट्यूड पे वेस्टर्न साइड में वार्म करंट। यही वो बात आपको यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और जिसकी वजह से वहां के क्लाइमेट के ऊपर भी फर्क पड़ता है। कैसे पड़ता है थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं। आप एक चीज को देखिए ध्यान से, बड़ा एक चीज को नोटिस कीजिए कि ये जो जगह है नॉर्वे में, इट इज वेरी क्लोज टू द पोल्स और इट इज अ पार्ट ऑफ द नॉर्थ पोल, राइट। उसके हिसाब से तो ये जो कंट्रीज हैं वो हमेशा फ्रोजन स्टेज में होने चाहिए थे, क्योंकि भैया पोल्स के काफी क्लोज पड़ते हैं, इसका मतलब फ्रोजन होना चाहिए था। बट थैंक्स टू दिस नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट दैट ओशंस आर नेवर फ्रोजन हेयर, इवन इन द विंटर जो वहां की पोर्ट्स होती हैं, जो बंदरगाह होती हैं, वो ट्रेड कर सकती हैं थैंक्स टू दिस नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, जिसकी वजह से वहां पे पोर्ट्स 12 महीने ओपन रहती हैं ट्रेड के पर्पस के लिए, उसको वो फ्रीज ही नहीं होने देता। ये फर्क होता है आपके ओशन करंट का। इसका एक और फर्क होता है, इसका फर्क ये होता है कि दोस्तों जो वार्म करंट होता है, वार्म करंट में इवेपोरेशन भी ज्यादा होता है, क्योंकि वार्म होता है ना, और इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो कंडेंसेशन भी होगी, कंडेंसेशन होगा तो प्रेसिपिटेशन भी होगा। इसका मतलब यहां पे ये जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, क्योंकि ये गर्म होता है, इसकी वजह से यहां पे जो विंटर होती है वो बहुत ज्यादा हार्श नहीं होती है, तो विंटर यहां पे माइल्ड होती है।
अगर यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ना होता तो वहां पे विंटर में टेम्परेचर -40-50 तक जा सकता था, लेकिन थैंक्स टू दिस नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट टेम्परेचर कभी भी इतना ज्यादा माइनस में नहीं जाता। समर में क्या हाल होगा? समर भी में भी यहाँ पे जो समर होती है वो भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होती है, थैंक्स टू दिस नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, जिसकी वजह से वहां पे क्लाउडी कंडीशंस होती हैं, रेनफॉल होता रहता है। ठीक है, तो समर और विंटर, ठीक है, कूल समर्स होती हैं और माइल्ड विंटर्स होती हैं बिकॉज ऑफ दीज करंट्स। ठीक है, ये तो हो गया आपके एक चीज। अब आप ध्यान से यहां पे वार्म करंट्स को देखिए। अब जो है ध्यान से इस के ऊपर जो है यहाँ पे वार्म करंट्स को देखिए। ये है आपका ब्राजीलियन करंट जो कि एक वार्म करंट है। ये आपका है गल्फ स्ट्रीम, ये भी एक वार्म करंट है। क्रोशियो जो करंट है ये भी एक वार्म करंट है। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन जो करंट है ये भी एक वार्म करंट है। आपका जो अघुला करंट है ये भी एक वार्म करंट है। इनकी लोकेशन को ध्यान से देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलेगी। ये सारे के सारे वार्म करंट्स खासकर जो लो लैटिट्यूड्स में हैं या ट्रॉपिक्स वाले लैटिट्यूड्स में हैं, ये आपके कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न साइड में है। दे रन पैरेलल टू द ईस्ट कोस्ट इन द लो लैटिट्यूड्स। आई बात समझ में, है ना? यही आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि जो वार्म करंट्स होते हैं वो आपके ईस्ट कोस्ट के पैरेलल में फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से यहां पे रेनी क्लाइमेट पाया जाता है। वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द सब ट्रॉपिकल आर द एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन हमें पता है जहाँ पे ना सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर कंडीशंस होती हैं, उसके बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस होती हैं 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री के साउथ के आसपास। ठीक है, कहता है द मिक्सिंग ऑफ द वार्म करंट एंड द कोल्ड करंट हेल्प टू रेप्लेनिश द ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की वजह से वहाँ पे खूब सारे प्लैंक्टन्स होते हैं, और जहाँ पे प्लैंक्टन्स होंगे वहाँ पे फिश भी आएंगी, और बहुत ज़्यादा जो है फिश यहाँ पे पाई जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन सी लोकेशंस हैं, एक दो लोकेशन आपको बता देता हूँ। देखिए, एक तो लोकेशन आपकी होती है ये वाली, कहाँ गया, हाँ, एक तो लोकेशन होती है ये वाली जहां पे आपका क्यूरोशियो करंट और ओयाशियो करंट मिक्स होता है जापान कोस्ट के पास। तो ये जो जापान कोस्ट के पास ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे काफी ज्यादा फिश पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड करंट और वार्म करंट का आपस में मिक्सचर होता है। उसके अलावा जो ये वाला एरिया होता है, यहाँ पे आपका लैब्राडोर करंट और गल्फ स्ट्रीम आपस में मिक्स होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे भी काफी ज्यादा फिश पाई जाती हैं। तो ये कुछ ग्राउंड ऐसे हैं दुनिया में जहां पे काफी ज्यादा फिश पाई जाती हैं बिकॉज ऑफ दिस मिक्सिंग। एक चीज आपको और बताता हूं जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, वो ये है कि एक और इंपैक्ट होता है इन करंट्स का। एक चीज आपको दोबारा यहाँ पे नोटिस करने वाली है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना दोस्तों। ये है आपका कैलिफोर्निया करंट विच इज अ कोल्ड करंट। दिस इज योर पेरुवियन करंट और हम्बोल्ट करंट भी कह सकते हो। दिस इज अगेन अ कोल्ड करंट। दिस इज योर कैनरी करंट विच इज अगेन अ कोल्ड करंट। दिस इज योर वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट विच इज अगेन अ कोल्ड करंट। दिस इज योर बेंगुएला करंट विच इज अगेन अ कोल्ड करंट। अब ये चीजें आपको समझ में आ गई कि इनकी जो ज्यादातर लोकेशन है वो कहां पे है। इनकी लोकेशन है वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। कहां है? वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, आई समझ में बात। लेकिन मैं आपको ये नहीं समझाना चाहता हूं, मैं आपको यहाँ पे खास पॉइंट समझाना चाहता हूं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका पाया जाता है सहारा डेजर्ट, यहाँ पे आपका पाया जाता है अटाकामा डेजर्ट, यहाँ पे आपका पाया जाता है अमेरिकन मतलब महो डेजर्ट या मैक्सिकन डेजर्ट कह सकते हो, यहाँ पे आपका पाया जाता है विक्टोरियन डेजर्ट, यहाँ पे आपका पाया जाता है नामीबिया डेजर्ट। तो जहां जहां पे कोल्ड करंट पाया जाता है वहीं पे आपको डेजर्ट भी पाया जाता है। इसका मतलब इनके बीच में कुछ तो रिलेशन होगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि कोल्ड करंट की वजह से डेजर्ट्स की फॉर्मेशन होती है। अगर मैं ये कहूंगा तो क्या ये चीज सही होगी? बिल्कुल सही होगी। हाँ, हालांकि देयर आर मेनी अदर रीजंस आल्सो बट दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेन रीजन। ठीक है, कोल्ड करंट की वजह से यहाँ पे डेजर्ट्स पाए जाते हैं। अब कैसे? देखिए, डेजर्ट्स कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पे रेनफॉल कम होता है, और रेनफॉल होने के लिए तो इवेपोरेशन होने की जरूरत है। इवेपोरेशन तो तब होगा जब वाटर के अंदर टेम्परेचर ज्यादा होगा, लेकिन ये तो कोल्ड करंट है। कोल्ड करंट की वजह से यहां पे क्लाउड्स ही नहीं बन पाते, क्योंकि इवेपोरेशन ही नहीं होता, और जब इवेपोरेशन ही नहीं होगा तो भैया क्लाउड कैसे बनेगा, कंडेंसेशन कैसे होगा, रेनफॉल कैसे होगा? सो दैट इज व्हाई दीज रीजंस हैव डेजर्ट्स हियर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज कोल्ड करंट्स। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन। दूसरे रीजन भी हैं, अगर आप ध्यान से देखो ये कौन सा लैटिट्यूड है और ये वाला कौन सा लैटिट्यूड है। दोस्तों, ये लैटिट्यूड है 30 डिग्री नॉर्थ के आसपास वाला लैटिट्यूड, जहां पे पाया जाता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट।
हाई प्रेशर का मतलब होता है एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस, और ये आपको पहले से ही पता है कि जहां पे हाई प्रेशर होगा वहां पे क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि हाई प्रेशर तो वहां पे होता है ना जहां पे एयर सिंक करती है, नीचे की तरफ आती है। और भैया जब एयर ही नीचे आ गई तो क्लाउड कैसे बनेगा? क्लाउड तो तब बनता है ना जब एयर राइज करती है। तो क्लाउड आपका हमेशा लो प्रेशर वाली कंडीशन में बनता है, हाई प्रेशर वाली कंडीशन में क्लाउड नहीं बनता है। तो क्योंकि ये पूरी की पूरी बेल्ट हाई प्रेशर वाली बेल्ट होती है, इसीलिए यहां पे क्लाउड नहीं बनता। क्लाउड नहीं बनता तो डेजर्ट पाया जाता है। तो कुछ रीजंस हैं। तो एक रीजन आपका कोल्ड करंट वाला हो गया, दूसरा करंट आपका हाई प्रेशर बेल्ट वाला हो गया। ठीक है, तो ये कुछ रीजन है, हालांकि एक दो अलग रीजंस भी हैं, लेकिन ठीक है, ये दो के बारे में पढ़ लो तो दैट इज सफिशिएंट। 2014 में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि डिस्कस द रीजंस द व्हाई हॉट ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर फाउंड ऑन द वेस्टर्न साइड्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। दिस क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन 2014 यूपीएससी मेंस एग्जाम। ठीक है, ये फर्क होता है आपके ओशन करंट्स का। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? मूवमेंट्स ऑफ द करंट्स। मैंने थोड़ा सा आपको फास्ट करवाने की कोशिश की है, बिकॉज आई ऑलरेडी नो कि आप लोग ऑलरेडी ये पीडीएफ को पढ़ चुके हो और आप जीसी लोग भी पढ़ चुके हो, क्योंकि जीसी लोगों के अंदर ऑलरेडी ये सारी सारी चीजें मेंशन है, तो ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपके कुछ ना कुछ क्लियर हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होता है तो उस वो डाउट आप हमें या तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हो। आप ईमेल भी कर सकते हो, सभी के पास आप ईमेल तो है ही, है ना? तो वो चीजें आप वहां पे डेफिनेटली कर सकते हो, तो आपकी क्वेरी का हम लोग वहां पे आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा जो और ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत है वो तो हम लोग क्लासरूम प्रोग्राम में ही करेंगे। जब भी क्लासरूम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, प्रोबेबली फरवरी में या मार्च में, हम लोग फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। वहां पे एक एक क्वेश्चन के बारे में, एक एक क्वेश्चन करंट के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो क्योंकि क्लासरूम होती है तो हमारे पास लिबर्टी होती है समय की। एनसीईआरटी में हम लोग, अब ऐसा तो नहीं है कि एक चैप्टर के अंदर 3-4 घंटे ले लेंगे, है ना? तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं यहाँ की। बट एनसीईआरटी को करवाने का पर्पस यही होता है कि बेसिक बेसिक अंडरस्टैंड आपकी हो जाती हैं। उस बेसिक फाउंडेशन के ऊपर आप जो है जितना मर्जी बिल्डिंग बनाइए, वो आपकी समझ है। आप उसको यहीं तक लिमिटेड रखना चाहते हो या उसके ऊपर अपनी अंडरस्टैंडिंग को ब्रॉड करना चाहते हो, वो आपके ऊपर दोस्तों डिपेंड करता है। लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट है कि नहीं है? वो आपको बताएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, मेंस वाले क्वेश्चंस भी और प्रीलिम्स वाले क्वेश्चंस भी। आप चैप्टर को पढ़िए, पूरी एनसीईआरटी को कवर कीजिए, उसके बाद आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाइए। अगर आपको लगता है कि वो एनसीईआरटी से हैंडल हो रहे हैं, जितनी नॉलेज इसके अंदर दी हुई है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर आपको लगता है कि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कहीं से गैदर करने की जरूरत है, तो आप उसको गूगल कर सकते हो। अपने सोर्सेज एनसीईआर जीसी लोग हो गया या कुछ और सोर्सेज है जो आप गूगल वगैरह करते हो ना, वहां से कलेक्ट करके अपने नोट्स के अंदर उसको ऐड कर सकते हो। ये आपका स्मार्ट वर्क है। ठीक है, तो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना भी जरूरी है। स्मार्ट वर्क यही होता है जो आपको मैं बता रहा हूँ। हार्ड वर्क का मतलब होता है बहुत ज्यादा मेहनत करना, स्मार्ट वर्क का मतलब होता है कि मेहनत को प्रॉपर तरीके से, एक चैनलाइज तरीके से करना। दैट इज द स्मार्ट वर्क, है ना? और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपको स्मार्ट बनाते हैं, एनालिसिस आपको स्मार्ट बनाती है। ठीक है, चलिए, तो यही हम लोग करेंगे आज के इस चैप्टर में। लेकिन आपको मैं फर्दर बता दूं कि हमारे पास अभी 2 चैप्टर और बचे हुए हैं। पहले चैप्टर है यहाँ पे हमारा लाइफ ऑन अर्थ, जहां पे हम लोग जो है बायोस्फीयर, इकोसिस्टम क्या होता है, बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होती है, इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। उसका जो लास्ट हमारा चैप्टर है यहाँ पे है हमारा, इट इज अबाउट द बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इट इज अबाउट द बायोडाइवर्सिटी एंड द कंजर्वेशन। तो आपकी ये जो दोनों बाकी की यूनिट है ना, ये जो नीचे वाली दोनों यूनिट हैं, ये आपकी ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से नहीं है। ये हम लोग करते हैं कहाँ पे? एनवायरनमेंट और इकोलॉजी वाले चैप्टर में। इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये नहीं करवाऊंगा। ये हम लोग करेंगे एनवायरनमेंट और इकोलॉजी वाले चैप्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है, जब हम लोग वो चीज़ करेंगे तो वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी। तो देखिए कितने सारे चैप्टर हम लोगों ने कर लिए। ये वाला चैप्टर आपको करने की जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, जिसको आप छोड़ सकते हो। तो ये बाकी सारे चैप्टर हम लोगों ने एक एक करके यहाँ पे कर लिए हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक चैप्टर हम लोगों ने छोड़ा था, कौन सा? ये 12 चैप्टर। 12 चैप्टर आपको एनसीईआरटी से करने की जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट रेलेवेंट। इसको आप जो है जीसी लोग से करिए। बहुत सिंपल बढ़िया भाषा में दिया हुआ है, सिंपल विद एग्जांपल्स दिया हुआ है। जीसी लोग में यहाँ पे थोड़ी सी एक दिक्कत है, वहाँ पे इंडिया सेंट्रिक एग्जांपल थोड़े कम दिए गए हैं। ज़्यादातर उसका जो फोकस है वो साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर ही है। चाइना वाइना का एग्जांपल उन्हें दिया हुआ है क्योंकि लिखने वाले खुद चाइनीज़ हैं। तो लेकिन वो एग्जांपल आप इंडिया के साथ भी रिलेट करके लिख सकते हो, थोड़ा सा आपको गूगल की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, सो दैट इज ऑल फॉर दिस। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।